अभी न्यूज़ में चल रहा था, एक ग्राउंड ले लिया डिवोर्स लेने का कि मेरा हस्बैंड मुझे रोज शाम को मोमोज नहीं खिलाते। इट इज़ वन ऑफ द ग्राउंड ऑफ सीकिंग अ डिवोर्स कि मेरी ये डिमांड है जो मेरा हस्बैंड फुलफिल नहीं कर रहा है, एंड बिकॉज ऑफ दैट आई एम हैविंग अ मेंटल क्रुएलिटी। अगर मान लो दो लोगों के बीच एक फिजिकल हुआ भी है, पर लड़की अगर बाद में कहती है कि मेरे कंसेंट से तो नहीं हुआ, तो फिर वो ऑब्वियस वो रेप में ही काउंट होगा। पर लड़के के साथ तो ऐसा नहीं होता ना। लड़की से आप इनिशिएट करवाइए बुकिंग। ड्यूरिंग बेल आर्गुमेंट यू कैन प्रेजेंट दोस चैट। देखिए, केस में फंसने के बाद स्मार्ट होंगे तो कोई फायदा नहीं। अगर मेरी तनख्वाह 40,000 रुपए, अब मुझे एक एडवोकेट भी चाहिए मेरी तरफ से खड़ा होने के लिए, एक नॉर्मल आदमी के लिए रोज तनख्वाह भी प्रोवाइड करना, तो एक वो तो अपने आप में वैसे ही खत्म हो गया। अगर आपके पास एडवोकेट करने का पैसा नहीं है तो आपको एडवोकेट हायर करके देते हैं। दिल फाइट योर केस विदाउट इट एनी मनी। कि आजकल तो लड़कों के रेप केस भी बहुत है। रेप में डेफिनेशन में ही लिखा हुआ है ओनली। फर्स्ट ऑफ ऑल नितिश भाई, शुभम भाई, थैंक यू फॉर बीइंग पार्ट ऑफ इम्पैक्ट स्टोरीज एंड थैंक यू सो मच। मुझे पता है बहुत हैसल के बाद आप यहाँ पहुंचे हो। सबसे पहले मुझे लगता है आपने मुझे बोला भी था कि आपको आपका एक वर्डिक्ट जो आया था जो मेंस के बड़े फेवर में था, मैं चाहता हूँ पहले उससे शुरुआत करो आप। फॉर श्योर। अभी रिसेंटली हमने एक केस लिया, इसमें तेलंगाना हाई कोर्ट, इसमें जो हस्बैंड था उसकी वाइफ ने हस्बैंड को और उसके सारे रिलेटिव्स को उसके अंदर इम्प्लीकेट करा था फॉल्स केस में। इट्स अ फॉल्स एफआईआर बेसिकली। शी हैज लॉस्ट अगेंस्ट द हस्बैंड एंड रिलेटिव्स। उसमें जब पूरी फैमिली तेलंगाना हाई कोर्ट में गए, उन्होंने उसकी क्वैशिंग के लिए, अगर आपको एफआईआर क्वैश करना होता है तो यू हैव टू गो टू हाई कोर्ट। तो आप हाई कोर्ट वो लोग जब गए क्वैशिंग के लिए, तो उसमें उन्होंने क्वैशिंग नहीं करी, रेदर देन हाई कोर्ट ने उनको बेल ग्रांट कर दी सबको। और पुलिस को बोला गया कि इंस्ट्रक्शन दी गई कि यू शुड नॉट अरेस्ट एनीबडी इन दिस केस। दैट्स इट। नाउ व्हेन दिस मैटर केम टू मी, इट वाज अ डिले। उस केस के अंदर डिले था क्योंकि अपील के लिए आपको एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड होता है, 30 to 90 days यू हैव टू अपील इन सुप्रीम कोर्ट फॉर दिस पर्टिकुलर जजमेंट। बट उसमें 600 days का डिले था। वी इमीडिएटली फाइल्ड दैट केस एंड इट्स नाउ रिपोर्टेबल जजमेंट की कोर्ट ने सारी चीज़ें उसमें कंसिडर करी, सब कुछ देखा, जिसमें वाइफ ने एक अपने फेवर में ये भी लिख रखा था कि मेरे को मेरे हस्बैंड ने मारा। मतलब अपने एलिगेशंस जो थे, सारी चीज़ें थी कि मेरे हस्बैंड मेरे से डाउरी मांगा, मेरे को मारा। इट्स अ फॉल्स एलिगेशन। एंड हमने कोर्ट के अंदर सारी चीज़ें दिखाई कि कैसे पुलिस के सामने लड़की ने अपनी स्टेटमेंट खुद दी थी कि मैं किसी लड़के से बात करती थी 10 दिन तक, और वो मेरे हस्बैंड ने मुझे पकड़ा, जिसकी वजह से मैं डिस्प्यूट क्रिएट करके अपने हस्बैंड को छोड़ के गई। और इस मैरिज से 2 बच्चे भी थे जो हस्बैंड के पास है। तो कोर्ट ने वो चीज़ें देखी और एक जजमेंट पास करी, जो कि नाउ इट्स अ बेंचमार्क जजमेंट, जिसमें कॉशन किया गया कोर्ट्स को भी कि ऐसे जितने भी फॉल्स केसेस आ रहे हैं उसको रजिस्टर ना किया जाए, और किया जा रहा है तो एटलीस्ट रिलेटिव्स को उससे दूर रखा जाए। तो नाउ इट्स रिपोर्टेबल एंड इट कैन बी यूज्ड बाय मेनी हस्बैंड्स एंड इट कैन हेल्प मेनी पीपल लाइक। इस पे आपका क्या टेक है? इट्स अ वेरी गुड लैंडमार्क जजमेंट जो शुभम और उनकी टीम ने ली थी काफ़ी। और खासकर अभी जो ये फॉल्स केसेस का ट्रेंड चल रहा है, इतना कोई भी प्रॉब्लम होती है मैरिज में, सबसे पहले यू टेंड टू फॉल दीज कोई केसेस। इनफैक्ट आज भी मैं सेम बेंच के सामने आर्ग्यू कर रहा था। सेम बेंच ने सुबह एक और जजमेंट दी है जो सून आएगी अभी। उसमें ये ऑनरेबल कोर्ट का टेक था कि ये एज अ वेपन यूज़ किया जा रहा है। ये टेक अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी रिकॉर्ड किया है कि ये सब एक तरीके से वेपन की तरह यूज़ किया जा रहा है, और ये मिसयूज़ जो है रुकना चाहिए। दैट इज़ द टेक ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट नाउ दीज डेज। जो ये फॉल्स केसेस आ रहे हैं, जैसे डाउरी हैरेसमेंट, मेनली यही केसेस होते हैं। मेनली ये केसेस क्यों फाइल किए जाते हैं ये आप समझो। इट इज़ फॉर आर्म ट्विस्टिंग। आप एक क्रिमिनल केस डाल दो, हस्बैंड का तो क्रिमिनल रिकॉर्ड हो गया, ठीक है ना। आपकी फैमिली इतनी रेपुटेशन है और आपके खिलाफ अगर एक एफआईआर खड़ी है, एक मिडिल क्लास आदमी के लिए तो ये है कि उसकी तो वहीं पे ख़त्म हो गई सब चीज़ें। और ये इससे शादी बचती नहीं है। आप ये कि इसके बाद आपको लगता है कि हस्बैंड आपको वापस ले लेगा, इट विल एंड अप इन डिवोर्स या जो भी है, रिलेशनशिप वहीं ख़त्म हो जाता है। तो ऐसे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ही ये कहना है कि ऐसे केसेस में जो है आपको देखना चाहिए कि आप फाइल करने से पहले सोचो कि आप ये जो आपकी मैरिज है वो ख़त्म हो जाएगी इसके बाद से। और दूसरा, जो हस्बैंड की जो हैरेसमेंट होती है वो तो आपने अभी देख ही रहे हो कि किस लेवल तक वो जा सकती है। एक वो केस भी चल रहा है, अतुल सुभाष का केस चल रहा है, बहुत ट्रेंडिंग भी चल रहा है। उस पर आपका व्यू पॉइंट क्या है? देखिए, व्यू पॉइंट अगेन इट्स वन ऑफ द केसेस ऑफ हैरेसमेंट ओनली। मतलब फिर भी इस लेवल तक चला गया कि इंसान को अपनी जान ही देनी पड़ी। इट कैन गो टू दैट लेवल। 2 लॉज हैं, एक डाउरी हैरेसमेंट लॉ और एक मेंटेनेंस, दोनों का कॉम्बिनेशन है एक तरीके से। डाउरी हैरेसमेंट में हैरेस करो
पार्टीज को पूरी फैमिली को इम्प्लीकेट करो, उनको कोर्ट्स के चक्कर कटवाओ, काटेंगे तो मेंटल हैरेसमेंट होगी। अब कोई ले पाता है, कोई नहीं ले पाता, दैट इज़ द सिचुएशन। और दूसरा, बच्चे को यूज़ करो, उसे फादर से मिलने मत दो, विच इज़ अ कॉन्सेप्ट ऑफ पेरेंटल एलियनेशन। बट सर लॉ तो इसलिए बनाया होता है किसी की हेल्प हो सके, बट जब आदमी हेल्पलेस हो जाए तो इस लॉ का कैसे फायदा होगा? अब देखिए, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि गाइडलाइंस की ज़रूरत है, एंड देयर हैज़ टू बी सम गाइडलाइंस, और कुछ ऐसा होना चाहिए कि जिससे ये प्रिवेंशन हो। ये नहीं कि लॉ ही गलत है, आप हमेशा ही लॉ, जो आजकल ट्रेंड चल रहा है, मॉडिफिकेशन ऑफ लॉ तो जरूरी है, तो थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन ऑफ लॉ नहीं हो सकता। आप ये देखिए, डाउरी हैरेसमेंट का लॉ है, वो कह दिया कि आप क्रूअल्टी करते हो विद रिस्पेक्ट टू डाउरी हैरेसमेंट, इट इज़ अ क्रिमिनल ऑफेंस, यू कैन आइदर रिमूव इट और यू कैन इम्प्लीमेंट इट। नाउ इम्प्लीमेंटेशन इज अ प्रॉब्लम, यू सी द प्रॉब्लम लॉ में नहीं है। लोग कहते हैं लॉ बदलो, बट दैट्स अ वेरी सुपरफिशियल, वो बहुत सुपरफिशियल लेवल पे है। डीप डाउन इनसाइड क्या है? प्रोसेस। हैरेसमेंट आपका प्रोसेस कर रहा है, इट्स नॉट द लॉ विच इज डूइंग द प्रोसेस। लॉ होना चाहिए, लॉ कई लोगों के लिए, कई लेडीज के लिए ज़रूरी है। लेडीज आर सफरिंग बिकॉज आई एम नॉट सेइंग कि यार वुमेन, हर एक जनरलाइज स्टेटमेंट दे देना कि वुमेन तो यही यूज़ करती है, वो एक जनरल परसेप्शन सोसाइटी का है, सोसाइटी का। इट इज़ नॉट ट्रू ऑन द ग्राउंड लेवल। व्हेन वी फेस केसेस, वी गेट केसेस फ्रॉम वुमेन ऑल्सो, वी गेट केसेस फ्रॉम मेल साइड ऑल्सो। सो क्या है, अगर मैं रिपोर्ट्स की बात करूं तो आजकल किसके केसेस ज़्यादा आते हैं? मतलब जो वुमेन ने फाइल अप किए या फिर मेल्स ने फाइल अप किए, कौन से केसेस आपको ज़्यादा सुनाई देते हैं? वहाँ पे देखिए ना एवरेज कहाँ निकल के आ रहा है। देखिए, मैं आपको सीधा बताता हूँ, प्रॉब्लम्स दोनों साइड में। आप अगर इस देश में देखो, प्रॉब्लम आरजी कर भी है एंड प्रॉब्लम मेंस राइट भी है, दो प्रॉब्लम्स हैं आपके पास। आप ये नहीं कह सकते कि उनकी प्रॉब्लम नहीं है या हमारी है। जब कोई केस होता है तो एक ही चीज़ हाईलाइट करते हैं। सोशल मीडिया इज़ लाइक दिस, कि आप एक ही चीज़ हाईलाइट कर रहे हो, फॉरगेटिंग द अदर साइड ऑल्सो। देयर आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन, दोनों प्रॉब्लम्स हैं, हमें दोनों को एड्रेस करना। लॉ इज शुड बी बैलेंस फॉर बोथ, इट शुड नॉट बी कि यार सिर्फ मेल का ही हो रहा है या वुमेन का ही हो रहा है। इट हैज़ टू बी बैलेंस्ड एंड इट शुड डू इक्विटी। इक्विटी मीन्स जस्टिस करना है। हम वर्ड जब जस्टिस यूज़ करते हैं, वो दोनों के लिए बराबर होना चाहिए। केसेस मेजरली जो आते हैं वो पहले वाइफ ही फाइल करती है। एग्जैक्टली, तो मेरा पॉइंट यही कहने का है कि मतलब कहाँ से पहले शुरुआत होती है? पहले जो मोस्टली केस फाइल होता है वो वाइफ फाइल करती है। जैसे ही पहले अगर साथ में रह रहे हैं, साथ में रहने के बाद सेपरेशन होता है, सेपरेशन होने के बाद इमीडिएटली वाइफ के पास एक वेपन है कि शी विल फाइल अ डोमेस्टिक वायलेंस केस अगेंस्ट द हस्बैंड एंड इम्प्लीकेट ऑल द फैमिली मेंबर्स। उसके बाद 498 ए कंप्लेन, 498 के बाद 125 मेंटेनेंस, वेयर शी कैन सीक मेंटेनेंस फ्रॉम द हस्बैंड कि मेरे को, मैं खुद को मेंटेन नहीं कर सकती, आई नीड माई हस्बैंड टू मेंटेन। तो उनसे परमानेंट एलिमनी लेना या इंटरिम मेंटेनेंस लेना। 498 में क्या होता है? 498 में आप जो FIR रजिस्टर कराते हैं, पहले टाइम पे क्या होता था कि आप डायरेक्टली पुलिस स्टेशन जाते थे, पुलिस आपकी FIR रजिस्टर कर लेती थी एंड 498 IPC के अंडर आपकी FIR रजिस्टर हो जाती है वाइफ के। अब क्या होता है, इन्होंने जो नया लॉ लेके आया है, इस नया लॉ सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद जो मैटर होता है पहले मीडिएशन में रेफर होता है। वुमेन सेल में कंप्लेन होती है, देन दे कॉल फॉर द मीडिएशन। मीडिएशन में दोनों हस्बैंड वाइफ को बुलाया जाता है, उनके बीच में सेटलमेंट कराया जाता है। वो पूरी ट्राई करते हैं, ये है मतलब हाँ, ये करा जाता है प्रोसेस। पुलिस भी ट्राई करती है कि सेटलमेंट हो जाए। सेटलमेंट होने के बाद या तो वो सेटलमेंट होकर डिवोर्स हो जाए या वो वापस रिकनसाइल हो जाए। बट जब दोनों चीजें में नहीं मिलती, देन दे फाइल अ FIR। FIR के बाद वो मैटर वापस कोर्ट में जाता है। देन कोर्ट में द हस्बैंड हैज टू अपीयर ऑन एवरी डेट। उनको हर डेट पे पुलिस स्टेशन में आना है, अपनी पूरी फैमिली मेंबर्स को लेके आना है, अपीयरेंस मार्क करानी है। अगर वो किसी डेट पे नहीं आ रहे तो एग्जाम्पशन मूव कर सकते हैं, बट नहीं, दे हैव टू बी प्रेजेंट इन एवरी डेट, अदरवाइज वारंट इशू हो जाते हैं उनके अगेंस्ट में। सेम जो अभी सुसाइड केस हुआ है उसमें भी ये सेम चीज़ थी, ही हैज़ टू अपीयर ऑन एवरी डेट। सो दैट इज द मेन कंसर्न। अगर इसमें बच्चा आ जाता है बीच में, देन हस्बैंड के पास रहता है कि ठीक है, he'll file a child custody case और Section 9 where he can ask the wife to come to a matrimonial home when she has left the matrimonial home without any sufficient reason, कि बिना रीजन के वो घर छोड़ के चली गई। देन वी सजेस्ट ओके लेट्स फाइल Section 9 टू कॉल हर बैक कि ठीक है आप वापस आ जाओ, या एक रीजन दो कि आप क्यों गए। बच्चे से मिलने नहीं देना तो चाइल्ड कस्टडी का केस, कि आप एटलीस्ट मुझे बच्चे से मिलने दो, कि क्यों नहीं मिलने दे रहे, नहीं मिलने दे रहे तो विजिटेशन। तो ये प्रोसेस जो है ये एंडलेस प्रोसेस एक मुझे आपने फेक केस बताया था कि लड़की कनाडा चली गई थी, आप कोई केस डिस्कस भी कर रहे थे आप, क्या केस था वो? उसमें उस लड़की ने लड़के को जो एक फोटो क्लिक कर ली थी, उनके बीच में कुछ आर्ग्यूमेंट्स हुए थे, लड़की ने फोटो क्लिक करके उसको पोस्ट किया ट्विटर पे कि ही इज ट्राइंग टू हैरेस मी और ये सारी चीज़ें थी। उसके बेसिस पे पुलिस ने FIR रजिस्टर कर ली।
FIR रजिस्टर हुई तो जब कंप्लेंट की स्टेटमेंट्स की बारी है, इन सब की बारी है, तो लड़की कोर्ट ही नहीं आई वो स्टेटमेंट्स देने के लिए। और ऐसे ये केसेस नहीं, ऐसे बहुत वो सारे, कनाडा चली गई आपने हाँ, बताया था। और ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जहाँ पे फॉल्स एलिगेशंस लगते हैं। हमारे पास एक केस आया था 2012 की FIR थी, सेम 498A। उसके अंदर इन लॉज को पता ही नहीं था कि उनके ऊपर FIR हो रही है। हस्बैंड जो है वो सऊदी अरेबिया रहता था। अब जब फैमिली ने सबने प्लान किया कि ठीक है सऊदी अरेबिया जाने के लिए, उन्होंने वीजा अप्लाई किया तो उनको पता लगा कि उनके ऊपर FIR हो रखी है। अब नाउ देन दे चैलेंज दिस ऑर्डर इन हाई कोर्ट। हाई कोर्ट ने मना कर दिया, आई एम सॉरी वी आर नॉट इंक्लाइंड टू एंटरटेन दिस मैटर। नाउ व्हेन इट्स कम टू सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ एक छोटे से एलिगेशन की वजह से हमारी पूरी पिटिशन डिसमिस हो गई। आंसर वाज विद मी दैट टाइम। उसमें उन्होंने सिर्फ एक चीज पकड़ ली कि वाइफ मदर इन लॉ ने गोल्ड की ज्वेलरी मांगी और बोला कि डाउरी में आप फ्रिज लेके आए थे, आप ज्वेलरी नहीं लेके आए। तो नाउ यू कैन सी द इंटेंशन ऑफ द मदर इन लॉ। तो सॉरी वी आर नॉट इंक्लाइंड टू एंटरटेन दिस मैटर, डिसमिस। अब सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस किया तो वी हैव नो अदर वे, जस्ट अ रिव्यू भी फाइल किया, वो भी डिसमिस हो गया। सो ऐसे केसेस में बहुत, और 2012 का केस है, अभी तक वो वाइफ का भी नहीं पता वो कहाँ है, एक बार भी कोर्ट नहीं आई है, और वो केस बस समन्स पे चला जा रहा है, किसी की अपीयरेंस नहीं हो रही। आई एम टेलिंग प्रोसेस इज द प्रॉब्लम। यस, ये जो शुभम ने एक्सप्लेन किया है ना सारा, दिस इज ऑल प्रोसीजरल, इट्स नॉट द लॉ विच इज प्रॉब्लम। तो पहले तो आपको थोड़ा सा प्रोसेस समझना पड़ेगा कि ये प्रोसेस चलता कैसे है सारा मेंटेनेंस का, या ये कोई लेमैन जो है समझना नहीं चाहता। वो कहते हैं जी जेंडर बायस लॉ है, लॉ चेंज कर दो। ऐसे नहीं होता है। आप जब तक आप राइट चीज़ नहीं मांगोगे, सरकार उस पर काम नहीं करेगी। सरकार अगर लॉ बदल देगी ना, तो सारे जो फीमेल साइड है वो खड़ी हो जाएगी कि जी ये तो लॉ ही बदल दिया पूरा, ये तो पूरा हटा ही दिया, हमारे राइट्स ख़त्म कर दिए। क्योंकि एक साइड तो फिर प्रोटेस्ट करेगी। इफ़ यू स्टार्ट चेंजिंग द लॉ, प्रोटेस्ट होने शुरू हो जाएंगे। बट यू कैन बी लेस सेंसिटिव टुवर्ड्स दीज केसेस। थोड़ा सा देखो कि आपके बूढ़े माँ बाप है, बेड रिडन है। सुप्रीम कोर्ट भी यही कह रहे हैं कि बेड रिडन माँ बाप को जो है आप इम्प्लीकेट कर देते हो, आप चाइल्ड को विजिट करने नहीं देते, मेंटेनेंस अवॉइड कर देते हो। आप थोड़ा सेंसिटिव रहो इन सब चीज़ों के लिए। दैट्स द ओनली थिंग विच इज टू बी नीडेड। मैं लीमैन की तरह एक बार बात करके देखता हूँ। मान लेते अगर मेरी तनख्वाह 40,000 रुपये, अब मान लीजिए मुझे ये केस फाइल अप करना है, अब मुझे एक एडवोकेट भी चाहिए मेरी तरफ से खड़ा होने के लिए। अब मान लो उनकी एक फीस है जो मुझे पे करनी है। अब मान लीजिए एक नॉर्मल आदमी के लिए रोज़ अपीयर होना, एक तनख्वाह भी प्रोवाइड करना, और ऊपर से अगर एलिमनी आप करवाओगे तो वो पैसे भी भरना, तो एक वो तो अपने आप में वैसे ही ख़त्म हो गया, उसकी लाइफ तो ख़त्म हो ही गई वैसे भी। एलिमनी का जो लॉ है वो इसके लिए है ताकि जो आपकी नॉन वर्किंग वाइफ है वो भूखी ना मरे। वो एक थोड़ा सा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो आपका है उतना एटलीस्ट इंजॉय करे। दैट इज़ द लॉ। अब कोई अगर एबल बॉडीड है, वो जानबूझ के काम नहीं कर रही, आप उसको भी मेंटेनेंस दे रहे हो। आप उसको एडवाइस नहीं करते कि आप जॉब ढूंढो, आप काम कर सकते हो, आप एबल बॉडीड हो। बड़े सा कोई एडवाइस कहाँ करते हैं बड़े सा? कोई नहीं एडवाइस करता ना, क्योंकि अगर वो काम करने लग जाएगी तो मेंटेनेंस नहीं बनेगी। ये एक तो ये मेंटालिटी फिलअप आ क्यों गई। नहीं होते? ये लूपहोल फिलअप क्यों नहीं होते? देखिए लॉ जो है वो जो है इमोशंस और इन सब पे नहीं काम करता, बट फैमिली लॉ जो ऐसे मैट्रिमोनियल लॉ है वो थोड़ा इमोशनल फैक्टर भी उसमें आता है। क्यों शादी बिगड़ी से लेकर ये सब केसेस तक क्यों जा रहे हैं, वो सब चीज़ों को एड्रेस नहीं करता लॉ। वो लॉ देखता है कि वुमेन है, वर्किंग नहीं है, मेंटेनेंस दो, सिंपल एज दैट। वो ये नहीं देखेगा किसकी गलती है, किसकी एट द इंटरिम स्टेज तो बिल्कुल नहीं देखेंगे। वो आप अभी जो जजमेंट आई ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की, उसमें एफिडेविट के लिए बोल दिया कि हस्बैंड अपना एफिडेविट फाइल करे, वुमेन अपना एफिडेविट फाइल कर दे। दोनों एफिडेविट फाइल कर दिए, इनकम देखी भाई हस्बैंड की इतनी है, वाइफ की देखी है नहीं है कमाती, दो जी मेंटेनेंस। ऐसे ऑर्डर्स हो रहे हैं। बट अगर वाइफ एजुकेटेड है तो नाउ दिल्ली हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में काफ़ी केसेस में बोला गया कि अगर वाइफ एजुकेटेड है और कैन वर्क देन शी कैन मेंटेन हरसेल्फ। और इवन देयर इज अ क्लॉज इन 125 एंड CRPC ऑल्सो कि हमारे लॉ में क्लॉजेज है जहाँ पे हस्बैंड कैन सीक मेंटेनेंस, बट कभी नहीं मिलता। आप कभी कोर्ट जाओ और बोलो कि मेरे को मेरी वाइफ मेंटेन करे, जज हंसते हैं कि ठीक है, नहीं सॉरी दिस इज नॉट पॉसिबल, यू कैन नॉट सीक मेंटेनेंस फ्रॉम वाइफ की वाइफ ज़्यादा अर्न कर रही है। ऑल्दो देयर इज अ लॉ, आप सीक कर सकते हो, बट बहुत कम चांसेस है कि हस्बैंड के फेवर में कभी मेंटेनेंस ऑर्डर हुआ हो। अभी रिसेंटली एक ऑर्डर हुआ भी था जिसमें 5,000 मेंटेनेंस हुई थी, वो भी इस कंडीशन में हुई थी कि हस्बैंड इज बेड रिडन, वो कुछ नहीं कर सकता, और जो वाइफ जो थी शी इज अ मेकअप आर्टिस्ट।
तब जाके 5,000 का एक फर्स्ट कोट था जिसने 5,000 की मेंटेनेंस बांधी हस्बैंड के पेमेंट में। 5,000 में क्या होता है? तो देर आर स्मॉल इश्यूज इन, जैसे अभी न्यूज़ में चल रहा था एक ग्राउंड ले लिया डिवोर्स लेने का कि मेरा हस्बैंड मुझे रोज शाम को मोमोज नहीं खिलाते। नहीं खिलाता, बिल्कुल ऐसे बहुत केसेस है। हाँ हाँ बिल्कुल है। कि मुझे कुरकुरे नहीं खिलाते तो इसलिए मेरे को डिवोर्स लेना है। सो दीज आर सम ग्राउंड्स वेयर दे एक्चुअली सीकिंग अ डिवोर्स। बट क्या ये इंस्टाग्राम पे दिखता है? सच में होता भी ऐसा? नहीं, ये होता है, ये है, दे आर टेकिंग अ ग्राउंड ऑफ दिस, ये एक्चुअल ग्राउंड और बाकी अलग ग्राउंड्स होते हैं, बट दे इट इज वन ऑफ द ग्राउंड ऑफ सीकिंग अ डिवोर्स कि मेरी ये डिमांड्स है जो मेरा हस्बैंड फुलफिल नहीं कर रहा है, एंड बिकॉज ऑफ दैट आई एम हैविंग अ मेंटल क्रुएलिटी, या मेरे को हैरेसमेंट हो रहा है। अब इस ग्राउंड पे वो डिवोर्स सीक कर रहे हैं, तो ये चीज न्यूज में आ अब जाती मुझे है। आपकी एक और बात भी सीधे, आपने ओयो रूम वाली बात बोली थी, जब आपको भी जाते हैं वहाँ पे, है ना, अगर मान लो दो लोगों के बीच एक फिजिकल हुआ भी है, तो उसमें क्या है, अगर मान लो लड़की बाद में कहती है कंसेंट से हुआ है दोनों के, बट लड़की अगर बाद में कहती है कि मेरे कंसेंट से तो नहीं हुआ, तो फिर वो ऑब्वियस वो रेप में ही काउंट होगा। पर लड़के के साथ तो ऐसा नहीं होता ना। देखिए क्या होता है, जब लड़की एक स्टेटमेंट दे देती है कि जी मेरी कंसेंट नहीं थी, बिल्कुल। तो फिर आप कैसे प्रूव करोगे कि वो कंसेंचुअल है? लड़के से क्यों नहीं पूछा जाता? लड़के से भी तो पूछना चाहिए। कंसेंट नहीं है, वो नहीं होने का तो कोई प्रूफ नहीं होता। कंसेंट होने का तो फिर भी प्रूफ आप दे सकते हो ना। आप अगर लड़की जो है इनिशिएट कर रही है, खुद ही कह रही है कि ठीक है आज हम होटल में चलते हैं, और खुद बुकिंग कर रही है, बट वो चैट क्या वो काम आती है बाद में? यस, हाँ, बिल्कुल। ड्यूरिंग बेल आर्ग्यूमेंट यू कैन प्रेजेंट दोस चैट। क्योंकि आप अगर कह रहे हो कि जी मेरे को ये ओयो रूम ले गया और वहाँ पे फिजिकल उसने मेरे साथ किया, तो लड़की साइड का ये केस होता है। तो मैंने वो एक रील बनाई थी जिसमें काफ़ी 3 करोड़ लोगों ने शायद देखी मैंने थी, भी कम से देखी, कम मुझे लग रहा है। 28 मिलियन कुछ ऐसे थे उनके व्यूज़ थे। तो उसमें यही मैंने बोला था कि देखिए, लड़की से आप इनिशिएट करवाइए बुकिंग ओयो रूम की, या लड़की से आप चैट इनिशिएट, थोड़ा आपको स्मार्ट तो होना पड़ेगा। इतना देखिए स्मार्ट आप कहाँ होता है इंसान? अभी देखिए वही तो प्रॉब्लम आदमी है। इमोशनल तो लेमैन ही होता है। अब आप देखिए, केस में फंसने के बाद स्मार्ट होंगे तो कोई फायदा नहीं। केस होने से पहले ये सब चीजें एड्रेस अगर आप करेंगे, देखिए हर एक के साथ नहीं होगा, दैट इज फाइन, दिस नॉट अ जनरलाइज थिंग, इट्स हैपन विद But you never समवन, know. यू नेवर नो, बट यू नीड टू हैव दिस नॉलेज, एटलीस्ट यू हैव टू बी स्मार्ट। अगर आप स्मार्ट नहीं हो तो देन लोग आपका एडवांटेज ही उठाएंगे। वैसे यहाँ मैंने पे- जितने भी आर्टिकल मैंने ऑनलाइन पढ़े ना, उसमें सच बात आपने सही बोली, उसमें लास्ट में रिजल्ट में यही आया था कि इंसान को पहले स्मार्ट होना पड़ता है। एग्जैक्ट आप बाद में कॉन्सिक्वेंस झेलो, सच आपको इनिशियली आपको स्मार्ट होना आप पड़ता है। बाद में लॉयर के पास जाओगे, अगर वो चीज़ आपके पास पहले से हुआ है कि एटलीस्ट यू आर स्मार्ट इनफ कि लड़की ने इनिशिएट किया सारी टॉक्स, लड़की आपको ले गई, लड़की ने बुकिंग कराई, इवन पैसे भी उसी ने दिए, तो आपके फेवर में है चीजें। मतलब थोड़ा आप स्मार्ट वे से कर सकते हो चीज़ें। क्योंकि कई बार एलिगेशन ऐसे फॉल्स लगते हैं, हम देखते हैं केसेस रोज, तो हमें पता है कि जब आप ऐसे फॉल्स एलिगेशंस लगाते हो तो लड़कों की हालत क्या होती है, कोर्ट उनको जेल भेज दिया जाता है। आप ये बताइए, अगर कोई कस्टडी में है और वो एंटिसिपेटरी बेल लगाता है, उसे बेल नहीं मिलती है एंटिसिपेटरी की, भी मेरे प्रोटेक्शन दे दो। 20, 22, 23, 24 साल की उम्र है और उसमें आप अगर जेल जा रहे हो तो आपकी करियर का क्या होगा सोच लो। ऐसे बैकग्राउंड चेक होगा, कॉर्पोरेट में अप्लाई करोगे बैकग्राउंड चेक होगा, वो वैसे ही नहीं लेंगे आपको। मैं आपको एक केस में बताता हूँ आपको। मैं किसी से ना कभी एक बार ऐसे जेल विजिट करने आप जाते हैं कभी कभार, तो एक मैं किसी IT वाले बंदे से अंदर मिला था, वो जेल काट रहा था अपनी। तो मैंने उससे बात की, आप तो वेल एजुकेटेड आदमी लग रहे हो, आप किस केस में अंदर है? तो उन्होंने बोला मुझे फॉल्स एलिगेशन में फंसाया गया। तो उसके बहुत ही नीचे बैकग्राउंड से लड़का आता था, बट उसने अपने आप को स्टेबल किया, कंपनी में काम करके एलिगेशन लगाया, जेल हो गई। अब फैमिली बहुत ही ग्राउंड लेवल पे थी, उनके पास कुछ था नहीं पैसा, उन्होंने कुछ समय तक तो केस लड़ा, जब पैसे खत्म हुए तो कुछ कर नहीं पाए। अब उस केस में बंदा क्या करे, वो अंदर जेल काट रहा था। ये बहुत अच्छी चीज़ है कि बहुत लोगों को इस चीज़ के बारे में नहीं पता है, कि लोगों को लगता है कि हम एडवोकेट और जुडिशरी और जजेस के आप कोर्ट्स में सिर्फ तभी जा सकते हैं अगर हमारे पास पैसा है। तो देयर इज अ लीगल एड। अगर आपके पास एडवोकेट करने का पैसा नहीं है, आपको लगता है कि यू कैन नॉट अफोर्ड द एडवोकेट, तो आप डायरेक्टली कोर्ट में जाओ। अगर आपके पास कोई सम्मान आता है, आप डायरेक्टली कोर्ट में जाओ, कोर्ट आपको एडवोकेट हायर करके देते हैं फ्री में, जो आपको आपसे 1 रुपया भी नहीं लेंगे। दे विल फाइट योर केस विदाउट इट एनी मनी, दे विल नॉट टेक अ सिंगल अमाउंट फ्रॉम यू। और आप ये कैसे प्रूव करोगे कि मेरे को पैसा नहीं है, कुछ भी नहीं है? आप उनके आप अपने बोल ग्राउंड सकते हो कोर्ट के अंदर, जैसे सुप्रीम कोर्ट में लीगल एड है, हाई कोर्ट में लीगल एड है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में लीगल एड है। आप बोल सकते हो कि सर वी डोंट हैव एनी मनी टू अफोर्ड अ एडवोकेट। आपका एफिडेविट जाएगा, उसमें अगर आपकी अर्निंग का एक क्राइटेरिया आई थिंक 1 या 2 लाख रुपए साल से अगर आप कम कमाते हो, देन यू बिकम एलिजिबल। वुमेन के लिए है फ्री ऑफ कॉस्ट, ट्रांसजेंडर्स के लिए है, देन डिसेबल लोगों के लिए भी ये फैसिलिटी है। तो ये लीगल सर्विस अथॉरिटी, हम
इसे बट कहते बात हैं। वही अगर इतना इस कंट्री में, जिस कंट्री में इतना डाइवर्सिटी है, इतना अवेयर होना भी तो बहुत बड़ी चीज़ है। अब किसी को पता हो, या मुझे आज पता लग रही है बात, इतना पता होना भी तो बहुत बड़ी बात है। एग्जैक्टली, तो आपके पॉडकास्ट से ही तो सारी नॉलेज जा रही है एग्जैक्टली, सबको। मतलब मैं वही तो कह रहा हूँ कि अगर मैं जिसकी बात कर रहा हूँ, मैंने आपको एक केस दिया तो आपने उसे फॉलो अप दिया, अब उसे क्या पता, उसे पता हो कि अब तो फैमिली को पता ही ना हो। तो देखिए, लीगल अवेयरनेस एक बहुत बड़ा मुद्दा है। ये ज़रूरी नहीं है कि केस हो जाए उसके बाद ही आप अवेयर हो चीज़ों के बारे में। केस होने से पहले अगर आप अवेयर होंगे तो हम इन चीज़ों में फंसोगे नहीं। हम लॉयर्स के पास तभी जाते जब केस हो जाता है। आप कोई टॉप 1% में आप चले जाओ, अमीर से अमीर बंदा, वो पहले अपने लॉयर से कंसल्ट करेगा। कभी नहीं वो कोई भी डिसीजन लेगा ना, पहले लॉयर से कंसल्ट करेगा। चाहे वो केसेस नहीं होते उनके ऊपर, कोई भी केस नहीं है उनके ऊपर, पर एक अवेयर रहना बहुत बड़ी एक चीज़। अवेयर कोई भी डिसीजन है, चाहे पर्सनल हो, प्रोफेशनल हो, कोई भी डिसीजन है, वो पहले लॉयर से कंसल्ट करते हैं। दे हैव अ टीम जो भी है, ठीक है, दे कैन मेंटेन, यू कैन से दैट दे कैन मेंटेन, हाउ कैन वी। बट देखिए, आप अभी ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, आप एक अच्छा इनिशिएटिव ले रहे हैं कि लोगों तक लीगल नॉलेज पहुंचा रहे हो आप। एंड दिस लीगल अवेयरनेस इज अ सिटीजन राइट। आपको लॉ के बारे में पता होना चाहिए कि क्या है, क्या चल क्या रहा है। आप लेमैन की तरह नहीं बैठ सकते ना। आप थोड़ा ये नहीं कि डिग्री कर रहे हो, आप उस लेवल पे नहीं कह रहे, बट सिंपलिसिटर जैसे आप कोई रिलेशनशिप में हो, आपको पता होना चाहिए कि ये गड़बड़ हो सकती है, इसको अवॉइड कैसे कर सकते हो। बिकॉज बाद में अगर आप ये एक्सक्यूज लोगे दैट कि मुझे पता नहीं था लॉ के बारे में, तो हमारा लॉ कहता है इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज। नॉट एन यस एग्जैक्ट। एक और केस भी है, अगर 18 ईयर से नीचे कोई लड़की है और कोई रेप केस फाइल करती है, तो मुझे लगता है उसमें आपकी ये प्रूव करना उसको नहीं होता कि मेरे साथ इंटरकोर्स हुआ है या कंसेंट था, आपको सीधे जेल हो जाती है। फिर एक 18 साल से ऊपर आता है जहाँ आप अपने एविडेंसेस लगा के फाइट कर सकते हो केस, है ना। फिर लड़के के केस में ऐसा है कि वो 18 साल से अगर नीचे होगा तभी उसे रेप माना जाएगा, उससे ऊपर नहीं माना जाएगा। बल्कि आजकल तो लड़कों के रेप केस भी बहुत है। नहीं, लड़कों के रेप में डेफिनेशन में ही लिखा हुआ है ओनली मेन कैन कमिट अ रेप, या एनी, उसमें कोई क्लॉज ही नहीं है उसमें, Clause ही सिर्फ नहीं है। हाँ सिर्फ वुमेन के लिए ही एग्रीव पर्सन जो है उसमें सिर्फ वुमेन है। वुमेन, अब वो अच्छा, मेजर मैंने हो शायद सकती कहीं है। पढ़ा, बट ऐसा है तो नहीं, मुझे नहीं। नहीं, दैट 377 इज आल्सो अबॉलिश्ड। Yes. जो 377 है, जिसमें जो आप गे सेक्स कह लो, अननेचुरल से अननेचुरल सेक्स कह लो, वो दैट इज अबॉलिश्ड नाउ सुप्रीम कोर्ट हैज रिकॉग्नाइज्ड देयर राइट्स। अब वो मैरिज के लिए अलग लिटिगेशन सुप्रीम कोर्ट में डाली थी, बट सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये लेजिस्लेटिव डोमेन है, मतलब पार्लियामेंट उस पर लॉ बनाएगा, हम नहीं इस पे जो है इंटरफेयर करेंगे। अब बात आती है यहाँ पे रेप केसेस में, 2 टाइप के रेप केसेस जैसे आपने पॉइंट आउट किए, एक 18 से ऊपर, एक 18 से नीचे। 18 से नीचे आपका पॉस्को लगता है। पॉक्सो का केस जो होता है वो हीनियस कैटेगरीज में होता है बहुत, उसमें कंसेंट इमैटीरियल हो जाती है, और उसमें जो है दिक्कत आती है, उसमें क्वाशिंग भी नहीं होती है। बट वो भी तो फेक फाइलिंग हो सकती है। एग्जैक्टली होती है होती है। अगर किसी का एनिमिटी है। आज ही मैं सुप्रीम कोर्ट में बैठा था, वहाँ सुन रहा था, नेबर के साथ डिस्प्यूट था लैंड का, बच्ची ने रेप केस डाल दिया। अब वो रेप केस आप ये लगा लो वैसा भी नहीं था, इट वाज लाइक एन असल्ट कि या छेड़ा है, ऐसा नहीं कि कोई वो सेक्सुअल वाली चीज़ नहीं थी, बस वर्बल कंप्लेंट थी, उस पे जो है बेल नहीं मिली। बहुत हीनियस क्राइम्स होते हैं ये, और लोगों को पता है कैसे यूज़ करना है। जिन लोगों को पता है इसे कैसे मिसयूज़ करना है वो करते हैं। बट एक्चुअली इतना, जैसे मैं और आप एक मिनट में समझ सकते हैं, कोई अपने सिचुएशन है तो हम भी समझ सकते हैं, पर लॉ उसे इस प्रोसेस में ले आता है जहाँ पे आदमी का पैसा भी खर्च होता है, टाइम भी खर्च होता है, तो फिर उससे कैसे बचा जाए। देखिए, टाइम और पैसा का तो मैं कमेंट नहीं कर सकता कि ये सबका अलग अलग उस क्यों, प्रोसीडिंग तो है, देखो लॉन्ग प्रोसीडिंग्स है इंडिया में हो आप। अब यहाँ पे देखिए, मैट्रिमोनियल में अगर हम बात करते हैं तो अब मैं ये बोलूँगा कि देखिए सेटलमेंट का जो ऑप्शन है, अब ये अगर मैंने ये वर्ड यूज़ किया तो लोग मेरे को मार दूँगा, मार दे। वो मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि उनको लगता है सेटलमेंट मतलब झुक रहे हैं, बल्कि एंड में वही होता है। हाँ। में आप जितने मैट्रिमोनियल केसेस देखो वो होता है, एंड रिच नोज दैट, रिच पीपल नोज दैट, वो उनको पता है कि यार उनको टाइम और मनी उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट दे डू, आप कितनी भी न्यूज़ देखो, कभी देखा है कोई अमीर बंदा लड़ रहा है, उसने सुसाइड कर लिया हो, कभी देखा है आपने? वो नहीं करेगा। उसके पास अगर पैसा है वो यूज़ करेगा उसको। आपके पास अगर नहीं है पैसा और आप फाइट कर रहे हो लीगल केसेस, तो यहाँ पे आप फिर
अपने आप को ब्लेम करोगे, सोसाइटी को ब्लेम करोगे, लॉज को ब्लेम करोगे, आप पॉजिटिवली नहीं कर पाओगे डील सिचुएशन पे। बट सेटलमेंट अगर करता है कोई व्यक्ति, वो जो है पैसे से ही होती है एंड ऑफ द डे। यहाँ पे ईगो क्लैश बहुत ज़्यादा आ जाता है मैट्रिमोनियल केसेस। आप जो सेटलमेंट की जब मैं बात करता हूँ तो लोग नहीं एग्री करते मेरे साथ, कई लोग। बट मैट्रिमोनियल को आप जैसे कह रहे हो मेरा पैसा और टाइम कैसे बचेगा, वो इसी से ही बचेगा। बट वो बात सही बोले, लोग सपोर्ट नहीं करेंगे। बट आप कुछ बोल रहे थे। ईगो, क्योंकि मेजरली जो मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स होते हैं वो मेजरली ईगो की वजह से भी होते हैं कि उसने मेरे साथ ऐसा किया तो मेरे को भी इसके साथ ऐसा करना है, और वो ईगो की वजह से ही कभी कभार मैटर सेटल नहीं होता है। बट 90% जो केसेस होते हैं मैट्रिमोनियल के, वो एट लास्ट में जाके कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्टेज पे वो सेटल होते ही हैं। चाहे वो 10 साल की लिटिगेशन हो, 5 साल की लिटिगेशन हो, 15 साल की लिटिगेशन हो, एट लास्ट में जाके वो मैटर सेटल होगा, एक अमाउंट दी जाएगी, डिवोर्स फाइल होगा कोर्ट के अंदर, एंड बोथ पार्टी कैन सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। एंड आई टेल यू, रोल ऑफ लॉयर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन सच केसेस। यस। अगर मैं आपको कहूँ कि आपके ऊपर एक केस चल रहा है मेंटेनेंस का, और मैं आपको बोल देता हूँ कि आपके ऊपर मेंटेनेंस बंधेगी 40,000 रुपये महीना, करेक्ट, क्योंकि आपकी वाइफ वर्किंग नहीं है। आप कह रहे हो जी आप मेरा केस प्रेजेंट कर दो, आप मुझे जस्टिस दिलवा दो, आप मेरा सारा एविडेंस रख दो वहाँ पे। मैंने कहा मैं कर दूंगा, पर जो इंटरिम मेंटेनेंस है वो विदाउट कंसिडरिंग ऑल दीज होता है। तो जब तक आपका केस चल रहा है आपको इंटरिम तो देना पड़ेगा, और जब तक आपका इंटरिम होगा, चलो 2-3 साल लगा लो, आप 1 लाख रुपए कमा रहे हो, उसमें से अगर आपके 40,000 भी इंटरिम बन गई या 30,000 भी इंटरिम बन गई, तो आपके 1 साल के एरियर्स हो गए 3 लाख रुपए। 3 साल के एरियर्स आपके 9 लाख रुपए तो आपके ऐसे ही हो गए, 9-10 लाख रुपए आपके ऐसे ही बन गए। और सपोज आज की डेट में आपकी वाइफ 8-9 लाख में रेडी है सेटल करने को, आपने नहीं किया क्योंकि आपको ये बाहर वाले लोग सलाह देते हैं कि आप जस्टिस के लिए लड़ो, आप पूरा वो फाइट करो, अच्छा करो, आपकी ये अपॉर्चुनिटी चली गई, आप फंसे रह जाओगे सारे केसेस में। मतलब इमोशनल वाला खेल नहीं है यहाँ पे। नहीं है, यहाँ पे आप इमोशनल नहीं हो सकते। आपको, आपका केस है, आपको कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे। वो बाहर वाले लोग नहीं आपकी हेल्प करने आएंगे, वो आपको वैसे बोलेंगे भाई तू सही है, तू कर, तू लड़, तू सही है, तू कर। मैंने कहा लड़ना है, बट अगर जहाँ सेटलमेंट का चांस है वहाँ सेटल करो, जहाँ लड़ना है वहाँ लड़ो। अलग अलग केस का अलग अलग रहता है। ये नहीं कि आप एक जनरलाइज कर दो कि सिर्फ लड़ना ही है या सिर्फ सेटल ही करना है, वो नहीं करना हमें कि हर केस में सेटल ही करो, वो नहीं है। जहाँ बहुत गलत हो रहा है वहाँ लड़ो भी, आप एविडेंस के साथ लड़ो, दैट इज़ फाइन। बट अगर आप लूजिंग बैटल लड़ोगे तो आप हारोगे एंड ऑफ द डे। आपको अपने ऑप्शंस एसेस करवाने हैं ढंग से, तभी एक स्किल्ड लॉयर की ज़रूरत है यहाँ पे। एंड मोस्ट, आई सॉरी टू से, मोस्ट ऑफ देम आर नॉट स्किल्ड, मोस्ट ऑफ द पीपल आर नॉट स्किल्ड, आई टेल यू। तो काफ़ी लोगों की फ्यूचर ख़राब हो रहा है, मैं आपको सही बताऊँ। इट्स, यू हैव टू बी सेंसिटिव अबाउट द मैन लाइफ। एक बंदे की जान चली गई है, आप ये सोचो। आप किसी व्यक्ति की जान कोई छोटी घटना नहीं हुई है। गाइडेंस भी बहुत ज़रूरी है, आपको बहुत अच्छी तरह असेसमेंट करानी है अपने केस की, और अपने ऑप्शंस वे करने हैं कि फ़ाइट करना चाहिए या सेटल करना चाहिए, तो उस हिसाब से आपको डिसीजन लेना चाहिए। सो प्रीनप्स के अगर बोलेंगे कि हाँ ठीक है, क्योंकि इसी बेसिस पे, मैं ये सवाल ही पूछा था, प्रीनप्स क्या होता है? क्योंकि प्रीनप्स में अगर जैसे ये सारी चीज़ें जो हैं कि क्यों हो रही हैं, कैसे हो रही हैं, इनका सॉल्यूशन क्या है, बेसिकली ये जो हुआ, अगर प्रीनप होता तो शायद पॉसिबिलिटी रहती कि प्रीनप के वजह से इतना सब कुछ जो लिटिगेशन है वो नहीं जाएगा। प्रीनप होता क्या है? बेसिकली प्रीनप ये होता है कि एक हस्बैंड एंड वाइफ बिफोर मैरिज एक एग्रीमेंट करते हैं कि अगर इन केस हमारी शादी नहीं चलती है, देन मैं आपको इतनी परमानेंट एलिमनी दूंगा, मैं आपको इतना खर्चा दूंगा जब तक हमारा डिस्प्यूट चल रहा है, और अगर डिस्प्यूट खत्म हो जाएगा आई गिव यू अ परमानेंट। ये इंडिया में नहीं है, ये इंडिया में लीगल नहीं है। ये इंडिया में इसलिए लीगल नहीं है क्योंकि आप एक बॉन्ड कर रहे हो किसी एक चीज़ को, आप एग्रीमेंट में आपने, क्योंकि हमारे पास जो लॉज हैं उस लॉज में पर्टिकुलरली लिखा गया है कि हम जो मेंटेनेंस एसेस करेंगे वो हस्बैंड की और वाइफ की इनकम देख के एसेस करेंगे। और आपने वहाँ पे अगर एक क्लॉज डाल दी कि ठीक है मैं 10,000 रुपीज़ दूंगा या 15 दूंगा, तो आप वहाँ पे उसको बॉन्ड कर रहे हो। उसके बाद हमारा एक कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सेक्शन 28 है, तो वो ये कहता है कि अगर कोई एग्रीमेंट, आप इस एग्रीमेंट के बेसिस पे कोई लीगल प्रोसीड को बाइंड कर रहे हो, तो वो एग्रीमेंट जो है वो नल एंड वॉइड हो जाएगा। एंड बिकॉज ऑफ द सेम प्रीनप्स इज नॉट लीगल इन इंडिया। तो यहाँ पे जो प्रीनप्स की अब की टाइम पे अब ज़रूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ अमेंडमेंट लाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, कि क्योंकि ये केस तभी थोड़े से हो सकते हैं कि रुकेंगे, और थोड़ा सा दोनों की साइड से जेंडर इक्वालिटी देखा जाएगा इसमें,
क्योंकि पहले अडल्ट्री आप ले सकते हो, अडल्ट्री वॉज अ क्राइम, बट अब नहीं है, बट इट इज़ अ ग्राउंड फॉर डिवोर्स। अडल्ट्री में पहले था कि अगर हस्बैंड ने अडल्ट्री कमिट करी तो एफआईआर रजिस्टर हो जाएगी हस्बैंड के अगेंस्ट में, वाइफ ने अडल्ट्री कमिट करी तो वाइफ के अगेंस्ट में कुछ नहीं होगा, वाइफ को छोड़ दिया जाएगा, नो एफआईआर, हस्बैंड के अगेंस्ट में एफआईआर। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको देखा कि उसने बोला नहीं, ये तो दिस इज अ वायलेशन ऑफ आर्टिकल 14, हम इसको नहीं रख सकते। तो इसको वो हटाया गया कि ठीक है, इसको हम अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया, इसको हटाया, बट इसको एक ग्राउंड रख लिया कि यू कैन टेक दिस एज अ ग्राउंड फॉर अ डिवोर्स। अगर आप डिवोर्स के लिए जाते हो, आप एक ग्राउंड ले सकते हो कि हमारा अडल्ट्री का डिवोर्स ग्राउंड है, बट आप इसको ये चीज़ नहीं ले सकते। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो टाइम चाहिए कि चेंजेस हों विद टाइम, क्योंकि आजकल के सोशल मीडिया इतना ज़्यादा एक्टिव है और इतने अब केसेस जो आ रहे हैं बिल्कुल सामने, बिल्कुल है। तो इट इज़ मच नीड ऑफ एन आवर। एक मुझे ऐसा लगता है कि जब भी कोई केस होता है ना, तो क्या होता है, जो मीडिया होती है, मतलब आप कहीं सड़क पे देख लीजिए कोई हादसा होता है, बिना ये जाने कि दो पक्षों में हुआ क्या है, और उससे पहले मीडिया आपको ना साबित कर देती है कि भाई यही परवर्ट आदमी है, यही है इसने जो गलत किया है। और जब ट्रायल प्रोसीडिंग जब भी चलती है, उसके बाद जब वो आदमी बरी हो जाता है उस चीज़ से, तो मीडिया उसके बाद बोलती है अरे अरे ये तो गलत हुआ है, बंदे के साथ हुआ है। मेरा ये कहना है कि तब तक उसकी सोशल लाइफ, उसकी एक जो स्टेटस था, उसकी जॉब, नौकरी कौन देता है ऐसे आदमी को, सब नौकरी निकाला जाता है, तो वो सब चीज़ें हैम्पर होती है, उसकी कोई ख्याल करने को रेडी नहीं है। देखिए क्या है, फेम एक दो धारी नॉर्मल आदमी के साथ भी होता है, नॉर्मल साथ आदमी क्यों नहीं का भी होता? डिफेमेशन होता है, हाँ, क्योंकि मीडिया जो है फिर वो एक व्यक्ति को ऐसे केसेस भी बिल्कुल हुआ है। हाँ, जैसे इन्होंने अभी मेंशन किया है, जिसमें जो वो लड़की थी वो कनाडा भाग गई ट्विटर में, तो उसमें तो काफ़ी उस व्यक्ति का डिफेमेशन हुआ है, काफ़ी सोशल मीडिया में ट्रोलिंग चली है उस टाइम पे। 2012-13 की बात बता रहा हूँ, आज तो और ज़्यादा वो एम्पलीफाई हो चुका है। तो ये तो एक बहुत बड़ा एक तरीके से मुद्दा है। एंड अब प्रॉब्लम क्या है, ये रेगुलेशंस, इसमें अगर कोई पेंडिंग केस है उस पर कमेंट आप नहीं कर सकते। ये सब चीज़ें जो है ना स्ट्रिक्टली अगर फॉलो हो, इन पे रूल्स एंड रेगुलेशंस आए कुछ, तभी ये चीज़ें रुकेगी। अगर कोई पेंडिंग केस है उस पर आप कमेंट नहीं कर सकते, या आप उसको एक तरीके से वर्डिक्ट नहीं दे सकते बिफोर कोर्ट प्रोनाउंसेस द वर्डिक्ट, दैट शुड बी फॉलोड। मतलब वो तो लाइन भी है कि इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, बट वो तो गिल्टी तो पहले ही बना दिया इंसान को। वो तो देखिए लाइमलाइट चाहिए आपको, व्यूअर्स तो चाहिए। मीडिया पे रेगुलेशन क्यों नहीं है जुडिशरी का, यार कि किसी की इमेज को इतना हैम्पर पहले मत करो, तो हमने कोई जवाबदेही दी नहीं आगे। देखिए मीडिया पे रेगुलेशन तो सरकार बताएगी क्यों नहीं। अगर मीडिया पे रेगुलेशन लगाएंगे तो लगेगा कि यार ये तो डेमोक्रेसी हमारी जा रही है, हम वो जो है डिक्टेटरशिप की तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ पे भी रेगुलेशन लाना इतना ईजी नहीं है, बोलना आसान है बट करना मुश्किल है। अगर मीडिया पे रेगुलेशन आज आ जाएगा या सोशल मीडिया पे भी आ गया तो वो सब प्रोटेस्ट शुरू हो जाएंगे कि ये तो हमारा डेमोक्रेसी, राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का वो है। तो हर चीज़ इंडिया में करनी मुश्किल है, रेगुलेशंस लाने मुश्किल है, बात आइडल करना इजी है, तभी लोग बातें करते हैं ज़्यादा। कोई आपको ऐसा कोई केस आया हो, मतलब मैं दोनों से ही पूछूंगा, कोई ऐसा केस आया हो जिसको मतलब आप भी सोचा इस पर क्या ही बात करें, क्या ही जवाब दे इस पर, कोई ऐसा आउट ऑफ द बॉक्स कोई केस आया हो आपके पास? केसेस तो बहुत है या ऐसे। सुना हो आपने, किसी से सुना हो, किसी लॉयर ने आपको या कभी अपना एक्सपीरियंस शेयर करते बोला यार ऐसा केस आया था, साहब बोला यार क्रेजी एक्सपीरियंस है। हस्बैंड ने दिखाया वो 10,000 रुपये कमाता है, ठीक है, महीने के 10,000 रुपये कमाता है। कोर्ट ने उस पर मेंटेनेंस बांध दी 1 लाख रुपया महीने का। और किस बेसिस पे? बताता हूँ, इसमें वाइफ एक ना एफडी ले आई स्टेटमेंट हस्बैंड की कि उसके पास इतनी सेविंग्स है, ओ 20-25 लाख की सेविंग्स कोर्ट को दिखा दी। फिर दिखाया कि इसका लाइफस्टाइल क्या है, ये थार गाड़ी चला रहा है, आईफोन रख रहा है। फिर लाइफस्टाइल मतलब जितने भी वो लाइफस्टाइल वाली चीज़ें हैं वो सब दिखा दिया कि कंपनी चला रहा है, उसमें डायरेक्टर है, अपने फादर की कंपनी में ही डायरेक्टर है। तो ये सब मटेरियल वाइफ लेके आई और कोर्ट ने देखा यार एक 10,000 कमाने वाला बंदा 21 लाख की एफडी तो करेगा नहीं, करेक्ट। और दूसरा जो जिस लोकेशन में वो रह रहा है, जैसे वो अर्न कर मतलब उसका फादर का बिजनेस है या वो जो बहुत ही अच्छी हाई प्रोफाइल पार्टी थी वो, तो वहाँ पे कोर्ट ने कहा कि यार आप तो हमें उल्लू बना रहे हो एक तरीके से, तो हम जो है अब गैस वर्क करेंगे, आपकी इनकम गैस करेंगे। तो उसकी इनकम गैस करी 5 लाख रुपए महीना और 1 लाख रुपए बांध दी। तो ये चीज़ होती है, क्रेजी एक्सपीरियंस। कभी आपको ऐसा हुआ है? नहीं, मेरे साथ अभी एक रिसेंटली केस में हुआ था, मतलब ऐसा कोर्ट में सब चलता है कि इट वॉज अ क्रेजी एक्सपीरियंस फॉर मी एज वेल। हम एक कोई केस के लिए आर्ग्यू कर रहे थे और आर्ग्यू करने के बाद मैंने बताया जज को, मैंने कहा सर मैंने ऐसे ऐसे प्रॉपर्टी खरीदी
तो प्रॉपर्टी खरीदने के बाद मेरे साथ ये सारी चीज़ें हुई, और जिससे मैंने प्रॉपर्टी खरीदी उसने मेरे को बोला कि मैं सारी चीज़ें करके दूंगा, बट उसने नहीं करा और अब वो चला गया। एंड जज भी लाइक, ओहो वकील साहब आपके साथ तो बहुत मोए मोए हो गया। तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। मैंने कहा जी सर। तो कह रहे अब तो हो गया, अब क्या करना चाहिए? मैंने कहा सर नोटिस इशू कर दो उसको। तो वहाँ नोटिस इशू करा, तो उसके बाद अब वो जिससे हमने प्रॉपर्टी खरीदी है वो इज़ नॉट इवन इन इंडिया, अब इज़ नॉट इवन अपियरिंग इन दिस केस। तो क्या किया जाए? वी आर जस्ट सिटिंग एंड इशूइंग अ नोटिस टू हिम व्हाट्सएप के थ्रू, ईमेल के थ्रू। नाउ ही स्टार्टेड अपियरिंग, लेट्स सी क्या होता है। क्योंकि ऐसे केसेस में एक प्रॉपर्टी डिस्प्यूट था जिसमें बोला गया कि ये प्रॉपर्टी में आपने जो प्रॉपर्टी है इट इज़ इन डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी, और दूसरी पार्टी ने ये प्रॉपर्टी को ऑलरेडी रेंटेड आउट कर दिया। अब जिसको रेंटेड आउट किया है वो एक जूस वाला है। तो अच्छा ठीक है, वो जूस वाला है तो वो कितना पे कर रहा है? सर इन्होंने दिखाया कि जूस वाला 25,000 रुपये पे कर रहा है। जूस वाला 25,000 रुपये कैसे पे कर सकता है? तो जज भी लाइक, हो सकता है अच्छा जूस बनाता होगा, वो अच्छा जूस बेचता होगा, तो 25,000। तो मतलब ऐसा भी होता है। या देयर आर वेरी फनी इंसिडेंट्स आल्सो इन कोर्ट। सो हमें भी लगता है कि ठीक है, इट्स अ वेरी नाइस केस, तो मजा आएगा इसको केस को लड़ने में अब, क्योंकि जज भी इसमें काफी, क्योंकि कभी कभार जुडिशरी अगर अब देखा जाए तो वो आर्ग्यूमेंट्स में भी बहुत ज़्यादा बोरिंग हो जाता है। तो जजेस को भी लगता है ठीक है कितना लेंदी आर्ग्यूमेंट्स है, उनको सुनना पड़ता है, तो वो बीच में थोड़ी सी लाइन मार देते हैं, हम लोग कर देते हैं, तो थोड़ा वो इंसिडेंट्स फनी हो जाता है। एक आपने मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग बताया था कि अगर मान लो कोई एक लेडी है और वो शादीशुदा है पहले से, और वो अपनी दूसरी शादी करने जाती है, तो वो नल एंड वाइड हो जाएगी दूसरे बंदे के हिसाब से। राइट। देखिए मैंने जो आपको बताया था, एक इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो शादी से मतलब शादीशुदा औरत है, वो किसी को फंसा देती है पैसे के लिए, वो ऑलरेडी शादीशुदा है, बताया नहीं और उसके बॉयफ्रेंड को नहीं पता। जब बॉयफ्रेंड ब्रेकअप करता है वो रेप का केस डाल देती है, और फिर पुलिस जाके इन्वेस्टिगेट करती है कि वो सही में शादीशुदा है, फिर कोर्ट जाके क्वैश करता है वैसे कि उसको जेल जाना पड़ता है इस वजह से, बॉयफ्रेंड को। तो ये केसेस भी बहुत कॉमन है। पहले आप अरेस्ट हो जाओगे, उसके बाद आपको थोड़ा टाइम मिलेगा कि आप अपना एविडेंस दो, सब कुछ दो। इतना इजी नहीं होता जैसे अभी रिसेंटली पुलिस भी इसमें ढंग से इन्वेस्टिगेट करे। हाँ, जैसे अल्लू अर्जुन का केस था, एक दिन में ही अपील बेल डली, सेशन से डिसमिस हुई, देन एक दिन में ही हाई कोर्ट गए, बेल हो गई। ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। आप पहले अगर बेल फाइल करते हो तो आपको नेक्स्ट डे के लिए वो बेल जाती है, नेक्स्ट डे के लिए उसके बाद आपको पुलिस रिपोर्ट के लिए जाएगी, वो पुलिस रिपोर्ट एक दिन बाद आएगी कि हाँ ठीक है इसमें क्या एलिगेशन है, उसके बाद आर्ग्यूमेंट सुनेंगे, आर्ग्यूमेंट के बाद कोर्ट ऑर्डर पास करता है। इसके बीच में 3-4 दिन गए आपके। ऑर्डर पास होने के बाद अगर आपकी बेल डिसमिस हो गई, देन यू हैव टू अप्लाई फॉर अ सर्टिफाइड कॉपी, कि कोर्ट से सर्टिफाइड कॉपी आएगी, देन यू हैव टू ड्राफ्ट एन एप्लीकेशन, बेल एप्लीकेशन। आप हाई कोर्ट जाओगे, देन हाई कोर्ट में आप फाइल करोगे, आपको एक डेट मिलेगी, वो डेट मिलने के बाद आप फिर आर्ग्यू करोगे, वहां से फिर पुलिस की रिपोर्ट आएगी, उसके बाद डिसीजन होगा कि वेदर द बेल ग्रांटेड और नॉट। तो उनके केस में ऐसा कैसे हुआ? उनके केस में सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी हुआ, बिकॉज ही इज एन सेलिब्रिटी, आप ये बोल सकते हो। तो वो अलग लॉ से अलग थोड़ी है। नो, देयर इज अ प्रोविजन। आप रात में भी जाके कोर्ट का दरवाजा खटका सकते हो, आप सुप्रीम कोर्ट रात को 12 बजे खुलवा सकते हो। यू हैव टू शो द अर्जेंसी कि हमारी क्या अर्जेंसी है। जो रेप केस हुआ था दिल्ली में, उसमें रात को 12 बजे उसमें फांसी हुई थी, तो वो लोग 12 बजे कोर्ट में गए थे कैपिटल पनिशमेंट रुकवाने के लिए, बट उन्होंने ये ग्राउंड दिखाया था कि वाइफ जो है उसने डिवोर्स फाइल कर दिया है। नाउ यू हैव टू वेट फॉर कि जब तक वो डिवोर्स फाइनल नहीं हो जाता तब तक फांसी रोक दो। बट कोर्ट ने नहीं बोला, आपने बोला कि आप डिले कराने के लिए सारी चीज़ें कर रहे हो, रात को 12 बजे ही उन्होंने एंटरटेन नहीं किया इस चीज़। सो देयर इज़ अ प्रोविजन, बट ये प्रोविजन नॉर्मल लोगों के लिए नहीं है। रजिस्ट्री आपको अलाउ नहीं करती इतनी जल्दी, वो डिफेक्ट्स निकाल देंगे, नहीं आपकी इसमें डेप्यूटेशन में ये कमी है, आप ये पहले वो करके आओ, ये करके आओ। तो वो चीज़ में पूरा टाइम चला था, 4 बजे के बाद काम नहीं होगा, सॉरी। तो देयर आर समथिंग which is not possible for a normal human being to go. Yeah. अच्छा, एक अगर मान लो, फिर अगेन लेमैन की तरह बात करता हूँ, अगर मान लो मैं किसी लड़की से शादी का वादा करूँ और बाद में शादी ना करूँ, तो क्या फंस सकता हूँ? तो मतलब मेरे राइट का क्या है? अब क्या होता है, मैं आपको बिल्कुल लेमैन की तरह बताता हूँ। आपने रिलेशनशिप में आए, रिलेशनशिप में प्यार में आपने बोल दिया, अरे बाबू आप ही से तो शादी करूंगा मैं। करेक्ट, आप ही से शादी करूंगा। ऐसे ही था, ऐसे ही होता है। अरे आप ही से करूंगा, आप मेरी बीवी बन के रहना, ये सारे मैसेजेस होते हैं, बिल्कुल होते हैं, कॉमन, क्योंकि उस टाइम नहीं पता रहता। स्टॉप डूइंग दिस मैसेजेस, बिकॉज कल को हमें नहीं पता। देखिए अवेयरनेस, अगेन आई एम टेलिंग यू अवेयरनेस। अगर आप ऐसे मैसेजेस करोगे, कोर्ट में कल को ये एज अ प्रूफ एविडेंस लग गया, तो जज आपको बेल तक नहीं देगा। आप कहोगे कि ये तो मैंने उस स्पर ऑफ द मोमेंट एज अ रोमांस बोल दिया, बट आप ही के मैसेजेस हैं, आप उसे एश्योरेंस दे रहे हो शादी करने के लिए।
लॉ थोड़ी ना इमोशंस देखेगा आपके कि उस टाइम पे आपके क्या इमोशंस थे। या तो आप रेडी हो आज शादी करने को उससे तो बेल मिल जाएगी आपको, या आप नहीं हो रेडी क्योंकि आपके घर वालों ने कहीं और शादी फिक्स कर दी आपकी, उसके बाद जनरली ये केसेस चलते हैं। कभी डेटिंग के टाइम पे कोई ऐसे आपको हुआ है, केसेस आए जैसे कोई डेट, जैसे आजकल तो वो भी चल रहा है बहुत कि किसी लड़की ने बुलाया आपको रेस्टोरेंट में खाना खिलाया, राइट राइट राइट, वो हाँ, स्कैम है, वो तो हाँ। स्कैम है। हाँ, बट फिर भी ऐसे कोई जनरली कोई लड़की ऐसे करे, पहले आपको बहलाए फुसलाए फंसाए? देखिए मैं एक चीज बता दूं, किसी नॉर्मल लड़की के लिए पॉसिबल नहीं है, दे डोंट वांट टू गेट इनटू ऑल दिस। नॉर्मल जो है ये कुछ परसेंटेज है, आई डोंट नो कि क्या मेंटालिटी है, क्या उनका मोटिव है। कईयों का पैसा होता है, कई इमोशनली डिस्टर्ब्ड होते हैं, कई जेन्युइन केसेस भी होते हैं। तो वी डोंट नो दैट स्मॉल परसेंटेज आप क्या उसको डेट कर रहे हो, यू नेवर नो, वो बाद में पता चलेगा कि आप ऐसी कोई, क्योंकि नॉर्मली एक मतलब इतना इजी नहीं है, क्योंकि लड़की की भी रेपुटेशन है, कल को उसे भी शादी करनी है। और ऐसे अगर केसेस डाल रहे हैं आप किसी के ऊपर, और आपके केसेस ऐसे चल रहे हैं, और अभी मैंने एक बहुत अच्छा केस जो है क्वैश कराया था हाई कोर्ट से, उसमें दोनों पार्टीज डॉक्टर्स थे, लिव इन में रहे हैं 3 साल, फिर 3 साल लिव इन में रहने के बाद ये केस किया हम, तो डॉक्टर्स थे दोनों, पुलिस ने चार्जशीट फाइल कर दी। अच्छा हुआ वो अरेस्ट नहीं हुआ, क्योंकि लॉन्ग लिव इन रिलेशनशिप था, तो कोर्ट ने कहा ये कंसेंचुअली होगा, हम इसमें अरेस्ट नहीं कर, एंटिसिपेटरी मिल गई। बट देन ही वॉज इम्प्लीकेटेड जस्ट फॉर हैविंग अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप। और आप ये मानेंगे नहीं, उसमें भी मैसेजेस जो एविडेंस पुलिस ने यूज़ किया, मैं उसके तौर पे बता रहा हूँ कि ऐसे मैसेजेस मत कीजिए। अगर आपकी शादी फिक्स नहीं हुई है, थोड़ा सा मेच्योर हो जाइए इन सब के। आज की दुनिया में देखो 20-25 साल की उम्र में मेच्योरिटी आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, उस टाइम नादानी होता है। बट अगर आप ज़माना ठीक नहीं है, आप थोड़ा सा जो है थोड़ा सा मेच्योर हो जाइए। अगर आपको शादी का है, आपका उसके साथ 100% है तो ठीक है, तो आप जो है कमिट कीजिए। नहीं है तो आप बता दीजिए कि मेरे घर में ये दिक्कत है, मेरे पेरेंट्स नहीं मानेंगे, हमारी कास्ट डिफरेंस है अभी, एंड मे बी वी विल नॉट बी एबल टू गेट मैरिड। इनिशियल स्टेजेस पे ही बता दीजिए, सो दैट दूसरी साइड भी क्लियर हो। और ये मैसेजेस पे रखिए, मैं ये कह रहा हूँ वर्बली मत करिए, क्योंकि देखिए आज आप मैसेजेस पे तो इतने मैसेजेस टाइप करते ही हैं, 1-2-4 थोड़ा अपने फेवर में कर लोगे तो कल को आप जो है ट्रबल से बचोगे, कि आप मैसेजेस में बता दोगे, कोर्ट को दिखा दोगे। कल को अगर ये बात कोर्ट तक पहुंचती है, मैं नहीं कहता पहुंचेगी यार, मैं कह रहा हूँ आपका 1% चांस भी है, क्यों लेना रिस्क। और जब आप इतनी मैसेजेस में बात करते हो, हाय बाबू सोना सब लिखते हो, एक थोड़ा अकल की बात भी कर लो, मैं तो ये कहता हूँ। that's the only thing. That's it. Even I received a call from one of my client and he said sir कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड को, मेरे साथ हो गया काफ़ी टाइम हो गया डेट करते हुए, and we are together for like 2 years and I have gifted her many things. मैंने उसको आईफोन गिफ्ट किया है, मैंने उसके घर में AC लगा के दिया है, मैंने उसको बहुत सारे कपड़े गिफ्ट करे हैं, एंड नाउ वी आर ब्रोक अप, अब हमारा ब्रेकअप हो गया, तो मुझे वो सारी चीज़ें वापस लेनी है। तो हाँ, तो मैं कैसे मांग सकता हूँ? तो ऐसे कैसे मांग सकता हूँ, मैंने कहा आपको वो वापस लेनी है तो उसमें तो कोई ऐसा नहीं है कि मैं आपको लीगली इसमें हेल्प करूँ, कि मैं आपको लीगली केस डाल के, हाँ। तो कह रहा आप सर एक काम करो, एक लीगल नोटिस भेज दो कि मेरे को ये सारी चीज़ें, हम रिलेशनशिप में थे। मैंने बोला ठीक है, मैं लीगल नोटिस भेज दूंगा, बट इन केस आपने कभी उसको मैरिज के लिए या कुछ कमिटमेंट किया? कह रहा हाँ सर हमारा स्टार्टिंग से प्लान था दैट विल मैरिज, हम शादी करेंगे आगे जाके फ्यूचर में। तो ऐसा मैंने कहा आपने वो रिटर्न में कहीं दे रखा है? हाँ सर, चैट्स पे हमारी होती रहती थी शादी की बातें, तो अब ब्रेकअप हो गया, तो अब तो अच्छा आप फिजिकली इन्वॉल्व थे एक दूसरे के साथ? हाँ फिजिकली इन्वॉल्व थे, तो अब मुझे बट वो सारा सामान वापस चाहिए, अब मेरे को उससे कुछ लेना देना नहीं है। तो आई सेड सी, अगर मैं लीगल नोटिस भेजता हूँ, देयर इज अ हाई चांसेस कि वो लीगल नोटिस देख के शी विल फाइल अ कंप्लेंट अगेंस्ट यू। तो एक काम कर, छोड़ दे उस चीज़ को, जो गया जाने दे, मत पढ़ तो बच जाएगा। अगर तेरे को आगे इस चीज़ में जाना है तो ये मेरी एक सजेशन है कि मत कर। कि यार बट उसने सर बोला कि सर कि मेरा 2 लाख का 3 लाख का है, मैं इतना सारा मैंने एक्सपेंसिस पे किया है खर्च, तो मेरे को वो 2-3 लाख रुपए चाहिए। मैंने कहा देख 2-3 लाख रुपए का कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर उसने एक कंप्लेंट भी दे दी, विल गेट अरेस्टेड फर्स्ट, पहले अरेस्ट हो जाएगा, मुझे 6 महीने लग जाएंगे ये प्रूफ करने में कि वो कंसेक्सुअल था, उसके बाद बेल होगी, करियर खराब, तब तक वो जेल में रहेगा, करियर खराब, सब कुछ खराब। आपको हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बेल देगा नहीं, हाई कोर्ट बेल देगा, सुप्रीम कोर्ट बेल देगा। जिसने 2 लाख रुपए यहाँ खर्च करे हैं वो कोर्ट्स में लग जाएंगे।
तो आई सेड लेट इट बी, जाने दे, कोई बात नहीं, आगे देखियो। देखो करेक्ट आपको देखो लीगल एडवाइस और ये भी ज़रूरी होनी चाहिए, क्योंकि आपको मिसगाइड करने वाले भी बहुत है। बहुत लोग हैं। फाइल आप करो, लड़ो, हाँ बिल्कुल। आप कितना नाइव बनोगे, इस यू हैव टू बी स्मार्ट। मैं तभी कहता हूँ ना, आप स्मार्ट कैसे बनोगे, आप इन्फॉर्मेशन ऐसे पॉडकास्ट आपको देखोगे तभी आप स्मार्ट बन पाओगे अपने लाइफ में। आपको इन्फॉर्मेशन कंज्यूम करनी है, बट कोई ढंग की करो कि ताकि आपकी लाइफ में इम्पैक्ट हो। ये डायरेक्ट इम्पैक्ट कर रहा है आपकी लाइफ में, आपको ये समझना। हमारे साथ कुछ गलत हो जाता है तब हम देखते हैं ये सब भी चीज़ें हैं, बट अगर कभी गलत नहीं होता है तब अगर हम ये सब चीज़ें पहले ही अगर हमें पता है, आई एम अवेयर, ठीक है मुझे पता है ये हो सकता है, तो फिर आप उस हिसाब से एक्ट करोगे, एक्शन वैसा लोगे। नॉर्मल आदमी के साथ मान लो एफआईआर हो गई, तो उसको तो नौकरी वैसे कभी गवर्नमेंट जॉब के लिए अपियर हो, प्राइवेट जॉब के लिए अपियर, तो उसे नौकरी देगा कौन? एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, और अभी हम रिसेंटली इस केस पे काम भी कर रहे हैं। इसमें एक नॉर्मल जो लड़का था, ही वाज एट द टाइम ऑफ फाइलिंग, जब उसके ऊपर एफआईआर हुई, ही वाज जस्ट 22-23। वो एफआईआर हुई और एफआईआर होने के बाद सेटलमेंट हो गया दोनों पार्टीज के बीच में, और सेटलमेंट के बेसिस पे एफआईआर खत्म हो गई। नाउ ही अप्लाइड फॉर अ जॉब, उसने आर्मी में जॉब अप्लाई करी, आर्मी में उसका सिलेक्शन हो गया, उसने रिटन टेस्ट दिया, रिटन निकल गया, इंटरव्यू दिया, इंटरव्यू निकल गया, सब कुछ हो गया। फाइनली एक डीएम की रिपोर्ट जाती है, आपको पीवीआर बनना होता है, पुलिस वेरिफिकेशन फॉर्म, एक रिपोर्ट आती है। उस रिपोर्ट में ये लिख के आ गया कि ठीक है, देयर इज अ एफआईआर पेंडिंग अगेंस्ट दिस पर्सन, जो खत्म हो चुकी है। नाउ डीएम विल डिसाइड, नाउ आपको जो भी करना है, डीएम ने लिख के दे दिया, नाउ अथॉरिटी विल डिसाइड क्या करना है। अथॉरिटी ने डिसाइड कर दिया कि हम जॉब नहीं देंगे, सॉरी कोई रीजन नहीं दिया, बट जॉब नहीं देंगे। नाउ दैट पर्सन in 2012 challenge this notification, challenge this thing in CAT, there's a central administration tribunal जहाँ पे सर्विस मैटर्स जाते हैं। उसने वहाँ चैलेंज किया, वो मैटर डिसाइड होने में 8 साल लग गए। 8 साल के बाद उसको वहाँ से कोर्ट से रिलीफ मिला कि आपको जॉब मिलेगी, क्योंकि आपकी एफआईआर खत्म हो गई थी। उनको वहाँ से जॉब मिली। ना दूसरी पार्टी जो थी वो हाई कोर्ट चली गई, हाई कोर्ट में उनके फेवर में ऑर्डर आ गया। नाउ हमारी पार्टी जो थी वो सुप्रीम कोर्ट आई, सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया, हम एंटरटेन नहीं करेंगे। वो वापस से हाई कोर्ट गया, रिव्यू फाइल करा, रिव्यू में उसके फेवर में डिसीजन आ गया। नाउ अब दूसरी वाली पार्टी फिर से सुप्रीम कोर्ट आ गई। नाउ इट्स बीन मोर देन 14 years ही इज फाइटिंग फॉर हिज जॉब, और अभी तक उसको जॉब नहीं मिली है, और कोई चांसेस भी नहीं लग रहे हैं अब जॉब मिलने के इस चीज़ में। तो एक एफआईआर की वजह से, जो कि 22-23 की एज में हुई थी, और जब उसको पता भी नहीं था वो क्या कर रहा है, उस एफआईआर की वजह से वो पूरी जिंदगी, अभी भी उसने बोला कि सर मैं कहीं प्राइवेट जॉब के लिए जाता हूँ तो वेरिफिकेशन होता है तो ये आ जाता है, और जहाँ पे मेरे को जॉब मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। तो कैसे एक एफआईआर की वजह से पूरा करियर किसी का खराब हो सकता है? तो ऐसे में आदमी करेगा क्या? तो मेरे भी एक क्लाइंट का ऐसा एक्सपीरियंस रहा है, मैं कट शॉर्ट कर देता हूँ। वो मेरे लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के लिए आया था कि आप क्वैश करा दो, एफआईआर हटा दो। एटलीस्ट जिस ट्रायल में 8-9 साल लग रहे हैं, वो उसको मैंने 6 महीने में मैंने डायरेक्शन ले ली कि 6 महीने में ख़त्म कर दो। तो वो 6 महीने में एटलीस्ट वो केस ख़त्म हो जाएगा। आई नो वो एक्विटल में ही कन्वर्ट होगा, क्योंकि उसमें जो है कुछ उसका दोष नहीं था। तो 6 महीने में एटलीस्ट मैंने ऐसी डायरेक्शन भी आप ले सकते हैं कि जल्दी से आपका केस खत्म हो जाए। वही सेटलमेंट वाली बात आ गई। नहीं, सेटलमेंट नहीं, इसमें सेटलमेंट नहीं, केस जल्दी खत्म हो जाए। आप एक्सपीडिशियस ट्रायल हम इसे कहते हैं। केस आपका चलेगा पर वो 8-9 साल नहीं लेगा, 6 महीने में खत्म हो जाएगा। ऐसा डायरेक्शन हमने लेके उसको फ्री करा। मतलब हमें तो रिलीफ देना, तो ये एक आई थिंक इट्स बेस्ट रिलीफ। एक आपका सवाल मुझे, वो भी मतलब जो आपने मुझसे डिस्कशन के टाइम पूछा था, कि अगर मान लो मैं शादी करता हूँ और मैंने शादी कर ली, थोड़े दिन तो सही लगा, फिर मुझे अपनी वाइफ के साथ लगा कि यार ज़्यादा जमेगी नहीं बात, तो उस केस में क्या कर सकता हूँ मैं? देखिए, आपने शादी की और कहा कि जी अब मेरी वाइफ से मेरी जो है ना, मेरे को पसंद नहीं है वो, मुझे अब डाइवोर्स चाहिए, ऐसा सिचुएशन ले लेते हैं। तो अब ये चीज़ जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है आजकल के जो जनरेशन है, जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाले रिलेशन बहुत आम सी बात है के बाद शादी का सोच रहे हैं। देखिए, ये जो शादी है ना, ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड रिलेशनशिप नहीं है। अगर आपकी वाइफ वर्किंग नहीं है ना, तो आपको 30% अपना सैलरी का देना पड़ जाएगा। तो 30% तो कोई ताई ले जाएगी, 30% ये ले जाएगी, तो बचेगा कुछ नहीं आपके पास। तो यू विल बी फाइनेंशियली रूइंड। तो बेटर है आप अपनी शादी पे काम कीजिए। 1 साल की शादी में कोई वो नहीं है कि आपको ऊपर नीचे होता रहता है। शुरू में 1 साल 2 साल टाइम लगता है एडजस्टमेंट में, बट अगर आप शादी पे काम करेंगे तो आप फाइनेंशियली जो है ना सिक्योर रहेंगे। बिकॉज द डे यू गेट मैरिड यू आर लाइबल टू मेंटेन योर वाइफ। वो 3 दिन चली हो, महीना चली हो, 2 महीना, कोर्ट को। अभी मेरे एक केस था, उसमें 3 दिन शादी चली थी। मैं गया था लखनऊ हाई कोर्ट,
मैंने कहा सर 3 दिन की शादी है, सो व्हाट, यू आर मैरिड, यू आर लायबल टू पे। 10 दिन की शादी में 1-1 करोड़ एलिमनी मांगी जाती है। मान लो किसी ने रेप केस लड़के ने लगा दिया, आपका कोई फिजिकल इंटरेक्शन हुआ नहीं, बट आप पे फिर भी आपके रेप केस उन्होंने फाइल कर दिया, तो उस केस में लड़का क्या कर सकता है? भाग सकता है या कुछ अपने आप को सरेंडर कर सकता है? भागना रेप केस में जो है ना मेन, इसमें ऐसा क्योंकि है जेल कि तो कोई नहीं जाना अलग चाहता। अलग हाँ, अलग जेल तो अलग देखिए अरेस्टिंग तो कोई नहीं करवाना चाहता नहीं नहीं अपने यहाँ। नहीं, अलग अलग किस्म के रेप केसेस होते हैं। एक हो गया आपका रिलेशनशिप वाला जो प्रॉमिस टू मैरिज है, और एक हो गया जो फोर्सफुल वाला हो गया, जैसे कि आपने और फोर्स कस्टडी किया। को पहले लिया जाएगा ना, चाहे कोई भी और केस हो। अब तो लॉ ऐसा आ गया कि अगर आपने किसी फीमेल को रिक्रूट किया अपनी फर्म में, उससे रिलेशनशिप का, और कहा कि अब मैं प्रमोशन दे दूंगा तेरे को, ओह, दिस इज 69 BNS, दिस इज द न्यू लॉ, कि आपने प्रमोशन का झांसा दिया और रिलेशनशिप बनाया, तब भी ये केस आ सकता है। इट्स नॉट जस्ट प्रॉमिस टू मैरिज नाउ। तो मतलब ये चीज़ थोड़ा एक्सपैंड हो गई है। तो अलग अलग किस्म के रेप केसेस हैं, बट देखिए अभी कोर्ट्स भी काफ़ी सेंसिटिव हो गए हैं। आप एंटीसिपेटरी बेल, अगर आपके ऊपर ऐसा केस आता है, FIR होती है, आप एंटीसिपेटरी बेल लगाइए, वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, बट वो सर्कमस्टांसेस और फैक्ट्स के बेसिस पे मिलती है, ऐसे सबको नहीं मिलती। नहीं मिलती है। बट वो प्रोड्यूस करना तो बहुत मुश्किल है ना एक झटके में। देखिए आप अगर कहते हैं कि मैं तो कभी मिला ही नहीं, अगर आप जैसे आप कह रहे हो मेरा कोई फिजिकल कांटेक्ट ही नहीं था कोई, तो FIR का कंटेंट देखना पड़ेगा कि फिजिकल कांटेक्ट का एलिगेशन कहाँ पे है, किधर है, किस लोकेशन पे है। उस लोकेशन में अगर आपका मोबाइल है, उसका मोबाइल है, बट क्या पुलिस इतना टाइम जैसे देती है आपको? होटल हो गया, जैसे मैं आपको ओयो रूम्स की बात या होटल की बात बता देता हूँ। तो अगर आपने होटल बुक कर दिया तो पुलिस क्या करेगी, वो होटल का CCTV कैमरा, अगर आप रात को रुके हो वहाँ पे होटल में, आपने चेक इन किया है, तो देयर इज अ प्रिजम्पशन की फिजिकल रिलेशनशिप हुआ होगा वहाँ। ये तो अजम्पशन ही है ना, मगर क्या कमरे में तो 2 लोग रुक भी सकते हैं? अब देखिए वो तो, अब अगर आप गए हो एक होटल में, रात के टाइम गए हो, हाँ। द प्रिजम्पशन विल बी देयर। फिर मेडिकल भी एक एस्पेक्ट है, बट कितना डिले हुआ है कंप्लेंट में, वो भी एक एस्पेक्ट है। आपकी चैट्स, वो जो आपने पहले बताया था। वो भी बहुत सारी चीज़ें हैं। जब हम केस बनाते हैं, ऐसे हम जनरलाइज नहीं कर सकते, बट केस टू केस बेसिस पे कुछ ना कुछ निकल आता है जिससे आप एंटीसिपेटरी बेल का केस अपना स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। सो स्टेटमेंट जो होती है वो लड़की की, वो बहुत ज़्यादा क्रूशल हो जाती है विटनेस के टाइम पे भी। और अगर वो पुलिस के सामने बोल रही है कि हाँ मेरे साथ ये हुआ है, अब जैसे आपने बोला कि ठीक है मैं इंटरेक्शन नहीं हुआ है लड़की के साथ, फिजिकली कुछ नहीं क्या है, पता होटल में गया हूँ। हाँ वो गया हो, तो अगर वो लड़की मना भी कर देगी कि मुझे मेडिकल नहीं कराना है, तब भी अगर वो पुलिस के पास कंप्लेंट देती है तो पुलिस डायरेक्टली भी ऐसा ही नहीं करती कि ठीक है दे आर फाइलिंग रजिस्ट्रेशन FIR इमीडिएटली। तो दिल कॉल दैट पर्सन, उसको बुलाया जाता है। काफ़ी केसेस में ऐसा होता है कि ठीक है आप लोग पहले बात कर लो, हो सकता है गर्मा गर्मी में आप लोग ने ये सब कर रहे हो, तो वो ट्राई करते हैं सेटल करने की। बट जिस केस में उनको लगता है कि नहीं, लग रहा है कि हाँ ऐसा हुआ है, दे इमीडिएटली रजिस्टर एन FIR, अरेस्ट दैट पर्सन, उसको जुडिशियल कस्टडी में रखा जाता है। 2 दिन पूछताछ होती है, सारे एविडेंस इकट्ठे करे जाते हैं, जब तक क्या FIR में कंटेंट क्या है, उसके बाद आपको बेल लगानी है। अगर वो नहीं आता है तो यू गो डायरेक्टली फॉर द एंटीसिपेटरी बेल। अगर वो अरेस्ट नहीं है then you have to appear, go to the session courts, high court, supreme court as soon as you possible। आपकी बेल जैसे रिजेक्ट हो रही है, you have to immediately move it to the courts for granting the bail। अगर बेल मिल गई तो ठीक है, नहीं मिली then at last कोर्ट बोल देता है आपको सरेंडर करना है, आपको सरेंडर करना पड़ेगा, सॉरी। अगेन यहाँ पे पुलिस की इन्वेस्टिगेशन का मेन, वही मैं हाँ। एग्जैक्ट मैं पूछ रहा हूँ, क्या पुलिस इतनी सेंसिटिव है जितनी हम बात कई कर रहे हैं? केसेस में है। ऐसा नहीं है कि वी ऑलवेज ब्लेम पुलिस एंड अथॉरिटीज, और बट ब्लेम तो ऑब्वियसली है। यही अथॉरिटीज है जो आपका एक तरीके से सहारा है। कई केसेस में दे आर सेंसिटिव, जैसे मैंने आपको डॉक्टर का केस बताया, उसमें लॉन्ग रिलेशनशिप था, अरेस्ट नहीं हुआ, उसमें एंटीसिपेटरी भी मिल गई। तो कोर्ट्स देखते हैं कि कौन सा केस थोड़ा जेन्युइन है, बट एंड ऑफ द डे तो जब ट्रायल चलेगा, एविडेंस आएगा, तभी पता चलेगा कि क्या है क्या नहीं है। बट अगेन मैं एक चीज़ बताता हूँ, किस्मत, क्लाइंट की किस्मत भी एक मेजर रोल प्ले करती है यहाँ पे, कि अगर उसकी किस्मत बहुत ख़राब है ना, तो वो गंदे से गंदा केस में भी, अच्छे से अच्छा केस में भी फंसेगा, गंदे से गंदे केस में भी फंसेगा। ये एक मैं रियलिटी है, ये मैं आपको सही बताऊँ, इट्स ऑल अबाउट लक ऑल्सो समटाइम्स। सर और हमने एक साथ में एक केस किया था, उस केस में बहुत फनी इंसिडेंस हुआ था, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट ही था। तो हस्बैंड वाइफ दोनों अलग अलग रह रहे थे। तो हस्बैंड ने क्या किया, बच्चे को स्कूल से पिकअप किया और वो ले गया कहीं और। अब वाइफ जब बच्चे को स्कूल से लेने गई तो उसको बच्चा मिला नहीं वहाँ। उन्होंने प्रिंसिपल से पूछा, उन्होंने बोला फादर ले गया, फादर आया था, फादर को हमने दे दिया। अब वो उसने हस्बैंड से कांटेक्ट करने की कोशिश करी, हस्बैंड ने 2-3 दिन तक कांटेक्ट नहीं किया।
वुमेन डायरेक्टली वाइफ डायरेक्टली गई पुलिस स्टेशन में कि मेरी एफआईआर रजिस्टर करो किडनैपिंग की। तो उन्होंने बोला हम कर ही नहीं सकते, हस्बैंड इज अ लीगल गार्डियन, अगर वो बच्चा ले भी गया है तो हम एफआईआर नहीं कर सकते। तो बहुत टाइम तक हम लोग उसमें लगे रहे कि उस क्योंकि जो हम क्लाइंट था वो हस्बैंड, उसने हमें कांटेक्ट किया कि सर मेरे को देखना है मेरे अगेंस्ट में एफआईआर हुई या नहीं हुई। अब हम लोग बहुत टाइम से लगे रहे कि क्या हमने पुलिस वाले से बात करी, तो पुलिस वाले ने बोला आप एक काम करो, हस्बैंड को बुला लो, मैं वाइफ को बुला लेता हूँ, इन दोनों को मिलवा लेते हैं, यहाँ बैठ के बात करा देते हैं, सॉर्ट करा के घर भेज देंगे। तो व्हेन वी आज द क्लाइंट, उसको हस्बैंड को हमने बोला कि पुलिस स्टेशन आ जाओ बच्चे को लेके, तो उसने मना कर दिया कि मैं बच्चे को लेके तो नहीं आऊँगा। तो वो बच्चे को लेके नहीं आया, हमने बोला ठीक है आप ही आ जाओ। तो उसने बोला सर मैं एक शर्त पे आऊँगा, मेरी वाइफ वहाँ नहीं आएगी। तो हमने बोला ऐसा क्या हुआ? कह रहा बस सर मैं अपनी वाइफ के साथ नहीं वहाँ देखना चाहता, मैं उसके सामने नहीं आऊँगा। हमने हस्बैंड को बुलाया, पुलिस ने बैठ के उससे बात करी, उसने बोला सर आपको नहीं पता कि वो रूम में मेरे साथ क्या क्या करती है, मैं उससे इतना डरता हूँ कि मैं उसको फेस नहीं कर सकता। वो इतना डरा हुआ था कि उसकी वाइफ को पुलिस वालों ने रूम के अंदर तक आने नहीं दिया। वो उसकी वाइफ अंदर आ रही थी, वो साइड में भाग जा रहा था कि सर मैं नहीं फेस कर सकता। और बहुत मुश्किल से हम रात को 2 बजे तक पुलिस स्टेशन में बैठे, हम सब के सब सर और हम सब उसको मना रहे हैं कि बता दे बच्चा कहाँ पे है, तो आप दोनों की बात करा के, क्योंकि उन्होंने पुलिस ने यही बोला कि अगर बच्चा ये नहीं दे रहा तो हो सकता है कि बच्चा मार दिया हो। कहाँ है बच्चा? तो उसने बोला नहीं बच्चा सेफ है। उसने बच्चा कहीं अपनी मदर के साथ कहीं घर में कहीं पे रखवा रखा था, बच्चा आराम से सेफ था, सो रहा था, स्कूल जा रहा था। हम बच्चे को लेके आए, मदर से मिलवाया, उन दोनों को साथ में सॉर्ट कराया, सब कुछ रात को 3 बजे दोनों का सॉर्ट कराया और उनको एक घर में छोड़ा कि ठीक है अब आप दोनों वहाँ रहो। तो ये दिस इज ऑल लक, वी डोंट नो। सी अब एक इसमें है जब पुलिस बुलाए तब क्या करें। देखिए पुलिस इज अनप्रिडिक्टेबल, हमारे एक्सपीरियंस में तो बहुत अनप्रिडिक्टेबल है। अगर पुलिस कॉल करती है तो ऐसे ही पुलिस स्टेशन नहीं चले जाना चाहिए, क्योंकि देखिए क्या होता है कि वहाँ पे पुलिस जो है ऑल टाइप्स ऑफ आपके ऊपर प्रेशर डालती है कि आप सेटल कर लो, नहीं तो हम ये केस बना देंगे। अभी केस आपके ऊपर बना नहीं है, प्रेशर है आपके ऊपर। हाँ बट वो प्रेशराइज करते हैं वहाँ पे, ये एक्सपीरियंस से मैं बता रहा हूँ। अगर आपके ऊपर एफआईआर है तब वो 7 साल से कम का ऑफेंस है तो आपको नोटिस आएगा, आप इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करोगे। कई बार क्या होता है पुलिस अपना काम हल्का करने के लिए वैसे ही बुला लेती है फ़ोन करके, तो ऐसे फ़ोन कॉल्स पे अवॉइड करिए जाना, मतलब पुलिस स्टेशन, बिकॉज वहाँ पे यही होगा। देखिए अगर आपको सही में सॉल्व करना है वो केस तब तो आप चले जाइए वहाँ पे, फिर वही होगा जो भी आप वहाँ पे सॉर्ट आउट हो जाएगा। अगर आपको बिल्कुल सॉल्व नहीं करना केस दूसरी पार्टी के साथ, आप कहते नहीं मैं जो भी होगा देखी जाएगी, तो एटलीस्ट इनिशियल स्टेजेस पे मत जाइए, क्योंकि फिर क्या होगा कि आपके ऊपर प्रेशर बना के वो फिर वन साइडेड हो सकता है। तो ये एज आ एक्सपीरियंस में बता रहा हूँ। बाकी जो पुलिस की पावर तब शुरू होती है जब एफआईआर रजिस्टर हो गई है आपके अगेंस्ट। अगर आपके खिलाफ एफआईआर हो गई है तब आप नोटिस, एक जो सुप्रीम कोर्ट की मैंडेट है या सीआरपीसी बीएनएस में भी है, 35 सेक्शन 35 का नोटिस है। अब 35 हो गया, पहले 41A था। सेक्शन 35 का नोटिस आएगा तब आप जो है पुलिस स्टेशन में विजिट करोगे। विदाउट दैट नोटिस डोंट गो टू पुलिस स्टेशन। और अगर आपको डर है, बहुत ज़्यादा डर है कि नहीं मैं अरेस्ट ही हो जाऊंगा, तो एंटीसिपेटरी बेल आप अप्लाई कीजिए। अब इसमें देखिए प्रॉब्लम क्या है, 2 प्रॉब्लम्स है। एफआईआर की कॉपी कहाँ से लेंगे, दैट इज़ अ मेजर इशू। वो तो आपको फिर एफआईआर की फिर आप बोलेंगे वकील साहब एफआईआर की कॉपी लेने तो मुझे जाना ही पड़ेगा पुलिस के पास। नहीं, आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। 24 घंटे में एफआईआर मैजिस्ट्रेट कोर्ट में ट्रांसफ़र हो जाती है, वहाँ से आप सर्टिफाइड अप्लाई कीजिए, बेल अप्लाई कीजिए और आप यू आर आउट ऑफ द केस, मतलब आउट ऑफ द हैरेसमेंट से बच जाएंगे। ये मैं एक एडवाइस देना चाहता हूँ। और एफआईआर ऑनलाइन भी आजकल अपलोड हो जाती है। हाँ वुमेन केसेस में नहीं होती है, मेजरली केसेस में अपलोड हो जाती है, वहाँ से भी ले सकते हो। बट अगर एफआईआर रजिस्टर हो गई है तो हम यही सजेस्ट करते हैं कि आप बिना बेल लिए तो मत ही जाओ, तो ज़्यादा बेटर है। इन केस अगर वो जो पनिशमेंट है उसमें 7 साल के ऊपर की है, अगर 7 साल के कम की है, अगर पुलिस बुला भी रही है आपको कॉल करके, पर्पस पूछो कि एफआईआर हुई है नहीं हुई, क्या कंप्लेंट आई है। अगर एफआईआर है तो 41A का नोटिस लो, आप जाओ इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करो। अगर आप 41A का नोटिस के बाद भी इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन नहीं करते, देन पुलिस हैज़ अ राइट टू अरेस्ट यू एंड दे विल अरेस्ट यू। और वो आप अगर कोर्ट में जाते हो तो सबसे पहले जब पुलिस की रिपोर्ट आएगी वो यही बोलेंगे ही इज नॉट ज्वाइनिंग द इन्वेस्टिगेशन। अब जैसे डेट है 1 जनवरी की डेट है, 1 जनवरी 2025 में पुलिस ने को बोला आप आ जाओ, आप नहीं गए, आप कहते हो मैं 3 तारीख को गया हूँ। अब अगर आप 3 तारीख को गए हो ना, वो वायलेशन है। तो अगर 1 का है तो 1 को ही जाइए, अरेस्ट नहीं होगा अगर आपके पास टाइम कम है एंटीसिपेटरी का। नहीं तो अगर नहीं जाते तो बेटर टेक एंटीसिपेटरी, वहाँ से आप कोर्ट से प्रोटेक्शन लेके आप इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कर सकते।
सो बिफोर क्लोजिंग दिस व्हाट यू बोथ वांट टू से, आपको कुछ, आप अपनी तरफ से कोई बात रखना चाहें, आप अपनी तरफ से कोई बात रखें, कुछ भी हो सकती है, जनरल एडवाइस होती है लोगों के लिए, तो बिफोर क्लोजिंग व्हाट यू वांट टू से? सबको लीगल राइट्स के बारे में मतलब बहुत ज़रूरी है कि ये पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आप कोई चीज़ कमिट कर रहे हैं या कोई क्राइम हो गया या कुछ भी चीज़ है, आप बाद में ये नहीं बोल सकते कि सॉरी आई वाज नॉट अवेयर अबाउट दिस लॉ, मेरे को ये पता नहीं था कि ये क्राइम है या क्या है। क्योंकि अगर बाद में आप उस चीज़ में जाते हैं, इस ट्रबल में पड़ते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा लंबा जाने वाला है। और मैट्रिमोनियल केसेस जो कि आजकल बहुत ज़्यादा पीक पे है, सब चल भी रहा है, तो ट्राई टू सेटल दिस मैटर एज सून एज यू कैन, बिकॉज अगर ये मैटर लिटिगेशन में जाता है देन इट विल गो अप्रॉक्स 5-6 ईयर्स आराम से जाएंगे। आपके पास जो भी एविडेंस है, जो भी है, वो लेटर ऑन स्टेज पे आएंगे। बट इनिशियली अगर आप चाहते हो कि वो सारे के सारे जो आपकी वीडियो रिकॉर्डिंग्स हैं वो इनिशियली आ जाए और आपका केस डिसमिस हो जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता है। उसके लिए आपको कम से कम 2-3 साल केस लड़ना पड़ेगा, उसके बाद ही वो चीज़ आएगी। देखिए, जस्टिस जो है इंस्टाग्राम की रील की तरह नहीं है, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। बिकॉज इट टेक्स टाइम। आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। अगर आप किसी लीगल प्रॉब्लम में फंस गए हो, आपको स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है। हर एक केस ये नहीं है कि भाई मैं बेगुनाह हूँ, मेरे को फ्री कर दो। हर एक चीज़ का प्रोसेस है, आप वो प्रोसेस देखिए, प्रोसेस को फॉलो कीजिए। और जो भी आपकी जो स्ट्रैटेजी होती है, हर एक चीज़ की स्ट्रैटेजी है। मेंटेनेंस कम करने की स्ट्रैटेजी है, 498 से बाहर निकलने की स्ट्रैटेजी है, वो फॉलो कीजिए। लीगल एडवाइस लीजिए प्रॉपर, और तभी आप लीगल पक्षों से बाहर है। और अभी जब हमने बताया कि लीगल पक्षों में पढ़ना ही क्यों है, वो भी मैंने क्लियर करा। तो उस चीज़ पे ज़्यादा फोकस कीजिए कि आप प्रॉब्लम में ही ना आए। सबसे पहले तो जैसे आप डॉक्टर की एडवाइस लेते जब बीमार हो जाते हैं, बट अगर आप डॉक्टर की एडवाइस पहले ले तो हो सकता है आप बीमार ही ना हो। फिटनेस ट्रेनर्स और ये सब की एडवाइस ले तो बीमार ही नहीं हो। वैसे ही लीगल इश्यूज़ का है कि हमारे ऊपर केस होगा तब हम वकीलों से कांटेक्ट करेंगे, ऐसे नहीं होता। आप पहले, अगर आपको कोई भी डाउट लग रहा है, किसी भी चीज़ में डाउट लग रहा है, यू हैव टू टेक लीगल एडवाइसेस। और ये चीज़ जो है, आप जितना अवेयर होंगे अपने राइट्स के बारे में, जितना अवेयर होंगे उस तरह आपको कम प्रॉब्लम होगी। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर इधर भी अप्लाई होता है।